कई लोग तो निर्दोष भी हैं जो अंदर बंद हैं, जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं 8-9 साल तक, और उसके बाद फैसला आता है, पता चलता है कि ये तो निर्दोष है। जेल में मुलजिम तो सब है पर गुनहगार कोई नहीं है। मतलब आप 90% केसेस देखेंगे 15-16 साल की एज में वो क्राइम कर देते हैं। कैमरे की मौजूदगी में फिर जेल के अंदर कैसे गलत काम कोई भी कर सकता है कि वो ड्रग्स भी कंज्यूम कर रहा है। घर का खाना हमने बंद किया। द रीजन इज दैट फैमिलीज इस तरह की एक्टिविटीज़ करती थी। जेल के अंदर जो खाना ला रहे हैं उसके अंदर किसी तरह का नशा मिला दिया, सब्जी के अंदर सिम डाल दिया। मीडिया में देखा होगा रिपोर्ट्स में, एक इनमेट है उसकी सर्जरी करके उसके पेट से 2 मोबाइल निकाले गए। जेल के अंदर ना गैंग्स काम करती हैं, जो ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले लोग हैं, जिन्हें पता है कि बाहर निकलते ही मेरा राइवल मेरे को हटा देगा रास्ता। अभी जैसे ये नाम है आजकल मीडिया में हम देखते हैं, लॉरेंस। मेरठ जेल में बनते भाई साहब, उनका नाम था रजनीश कुमार। उन्होंने किताब लिखी है मेरा आईना। जेल के अंदर आपको लाइब्रेरी की सुविधा है, जैसे होटल मैनेजमेंट की हम इनको क्लासेस क्या आप बात। दिलाएंगे। अभी पीछे आपने देखा भी होगा न्यूज़ में कि जेल में स्टडी करने के बाद एक लड़का उसने आईएएस क्रैक किया। तो वो हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि जो सुधरना चाह रहे हैं वो उनको ज़रूर सुधारते हैं। सुब्रत राय सहारा जी के बारे में सुना है कि वो जेल के अंदर उनको एक अलग सेल दी गई थी। सेल क्या, बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम टाइप था जहाँ से वो पूरी अपनी कॉल्स करते थे। पर उसके पीछे भी रीज़न था, उनका जो डेब्ट था और जो रिकवरी थी 20,000 करोड़ की रिकवरी या ज़्यादा हैवी अमाउंट था। उनको कॉन्फ्रेंस के लिए परमिशन उन्होंने ली हुई थी कोर्ट से, अच्छा, तभी तो रिकवरी दे पाए। आजकल देखेंगे आप, गन रखना, रोड पे हाथापाई करना, वो सब फैशन बन गया है। जो भी क्राइम करता है वो तकरीबन 20-21 साल की एज में करता है। देखिए ना, अभी हरियाणा इंडस्ट्री की तरफ से 10 गाने बैन किए गए। अच्छा, मासूम शर्मा के इस एज में जो गाने सुनेंगे बच्चे वो जोशीले सुनेंगे, जो उनका टेस्टा लेवल भी हाई करे। सोशल मीडिया में मैं ऐसे ऐसे चेहरे देख के मुझे मन में हंसी आती है कि उन्हें ऐसा दिखाया जाता है कि हाँ, इनसे बड़ा गैंगस्टर या डॉन कोई नहीं है। और उन लोगों को हमने सेल में तकिए में मुंह रख के रोते हुए देखा। देखिए लिविंग वायरल में ना हम बार बार यही कोशिश कर रहे हैं कि आपको ना बहुत ज़्यादा वैल्यू दे पाएँ, और आपसे भी हमें उम्मीद करते हैं कि आप ना हमें बार बार फीडबैक दीजिए कि हम आपके लिए कैसा कंटेंट बना रहे हैं, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। तो आज ना हमने फिर एक बार कोशिश करी है कि कुछ नया करते हैं। आप लोगों के दिमाग में ना जब भी जेल का कुछ आता है, हम देखते हैं ना कि जेल की बात करते हैं तो क्रिमिनल आता है, बहुत बुरी दुनिया आती है, यूँ लगता है कि बिल्कुल नर्क में फेंक दिए गए हो। जेल नहीं है, मतलब जेल का मतलब सज़ा, लेकिन एक्चुअली में ना ये शायद उतना सच नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। शायद हमारा पक्ष कुछ और हो, अंदर का पक्ष कुछ और हो। इन सब चीज़ों को जानने के लिए आज अपन इसको डिग डाउन करने के लिए एक ऐसे आदमी के साथ बैठे हैं जो वर्तमान में जेल के जेलर हैं, एक जेल पूरी चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं, सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर हैं, फिटनेस फ्रीक हैं, बहुत पॉपुलर हैं, अच्छी बॉडी बनाई है, सोशल मीडिया पे बहुत छाए हुए हैं। स्वागत करते हैं दीपक शर्मा जी का। दीपक जी, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू टीम लिविंग वायरल और इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। सर शुरू करेंगे ना हम कि आप पहले तो जेलर कैसे बने? स्कूल टाइम से पढ़ने के बाद अचानक से जेलर की तरफ, जेल में कहाँ से पहुँचे? नहीं देखिए भाई, जेलर बनने का मेरा है ना कभी ऐसा मोटिव नहीं था। और मेरा भी मन था कि किसी अच्छे से एमबीए स्कूल से मैं अपना एमबीए करूं और प्राइवेट कंपनी में अच्छा सा मोटा सा भारी सा पैकेज उठाऊं। तो पर मैं एक बिल्कुल आप कह सकते हैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली। मेरे फादर जो थे वो डेसू में थे और इतने रिसोर्सेज नहीं थे। बड़े भैया थे, ही इज़ माई मेंटर, और बड़ी सिस्टर थी। तो उनका शुरू से रुझान रहा कि गवर्नमेंट सेक्टर ज़्यादा अच्छा है, सेफ़ है। और प्रेजेंट में मुझे लगा भी कोरोना टाइम में कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है क्या है, और अभी फ़िलहाल प्रेस्टिजियस जॉब भी है। तो रामजस से जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था उस टाइम पर मेरा मन था सिम्बायोसिस पुणे से एमबीए करने का। पर उस टाइम पर 2006-07 की बात है, उस टाइम पे सिम्बायोसिस की डोनेशन नियर अबाउट 10 लाख थी और इतनी मेरी फैमिली की इनकम भी नहीं थी। और जो बड़े भैया हैं मेरे, वो 2006 में एज अ टीचर अपॉइंट हुए दिल्ली गवर्नमेंट में। तो उन्होंने मेरे को भी थोड़ा सा टर्न किया इस तरफ कि भाई गवर्नमेंट हाँ, की तरफ। गवर्नमेंट सेक्टर ज़्यादा अच्छा है, सेफ़ है। फिर मुझे भी बातें समझ में आने लगी, पढ़ाई लिखाई में मैं अच्छा था, मैं चलो ये ट्राई करते हैं।
तो 2007 में रामजस से ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन करते के साथ ही इंडियन एयरफोर्स में मेरा सिलेक्शन हुआ और पहली पोस्टिंग मेरी जम्मू थी और ट्रेनिंग मेरी कर्नाटका बेलगांव, जो सो इनका बेस। आईएएफ ज्वाइन कर रहे थे, कर लिया था? नहीं, मैंने सिलेक्शन लेके छोड़ दिया। अच्छा। सिलेक्शन लेके छोड़ा, तैयारी करते रहे। तो ये मेरी 7वीं जॉब थी। पढ़ाई में मैं शुरू से अच्छा रहा, तो एक के बाद एक दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट कमांडेंट, इस और दिल्ली में टीचर, केंद्रीय विद्यालय का एक मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। मेरा यहाँ सिलेक्शन हो गया था, एज अ जेलर में अपॉइंट हो चुका था। अंडर ट्रेनिंग मेरा इंटरव्यू कॉल आया, तो ये एक्सपीरियंस लेने के लिए मैं वहाँ पहुँचा इंटरव्यू देने। तो 10 नंबर का इंटरव्यू था, जिसमें कुल 3 नंबर होते हैं आपके अटेंडेंस के, बाकी 7 नंबर डिपेंड करते हैं आपके इंटेलेक्चुअल पे। तो मेरा इंटरव्यू हुआ, मैंने बहुत अच्छे से इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद मैंने उनको बोला, जो इंटरव्यूअर थे, कि मैंने कहा सर आप मेरे को ना इसमें फ़ेल कर देना। तो उन्होंने बोला ऐसा क्यों? मैंने कहा सर मैं ऑलरेडी जॉब पर हूँ, ये मेरा प्रोफाइल है, मैं सिर्फ एक एक्सपीरियंस लेने आया था और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को फेल करें, मेरे को ज्वाइन ही करना नहीं है। और ये जो सीट है ये बैकलॉग में ना जाए, किसी दूसरे बच्चे को मिल जाए। तो बड़े इम्प्रेस हुए वो मेरे आंसर से। पर उन्होंने जो भी नंबर देने थे, 3 नंबर या 4 नंबर जो भी उन्होंने दिए होंगे, उसके बाद भी मेरा फाइनल मेरिट में सिलेक्शन था। तो मतलब कहने का है कि जो रिटर्न है, जो प्री और मेंस, उसमें भी शायद मेरा स्कोर अच्छा रहा होगा। तो अल्टीमेटली 2009 में ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद मैंने एज ए जेलर अपना दिल्ली प्रिजन्स को, तिहाड़ जेल को ज्वाइन किया। ओके। आप पढ़ने में इतने अच्छे थे, तो फिर सिविल सर्विसेज की तरफ क्यों नहीं गए? क्योंकि ये तो ड्रीम जॉब होती है ना किसी भी सरकारी प्रिपरेशन वाले देखिए, एस्पिरेंट मुझे ऐसा लगता है कि एक गाइडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। और जिस टाइम पे हम तैयारी करते थे, उस टाइम इतना ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं थी। और अभी तो इतने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, इतनी ऑनलाइन कोचिंग्स जी, हैं। बिल्कुल है। हमारे टाइम पे जो मोबाइल भी चलते थे, वो नोकिया 6600 ये सब चला करते थे। बिल्कुल। अब तो एप्पल उस टाइम देखने को नहीं मिलता था। तो उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी, चीज़ें नहीं थी। पर ये है कि हाँ, जितने रिसोर्सेज में रहकर मैं अपना ये क्वालिफाई कर पाया, मैं सेटिस्फाइड हूँ। और ऐसा नहीं है कि अभी मैं थम गया हूँ, या और बहुत सी चीज़ें खुद को ग्रूम करने की कोशिश है, चाहे वो फिटनेस में है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से है। तो अभी भी एफर्ट है। तो ये जो तंदुरुस्ती है, ये आपके कॉलेज टाइम से ही आ गई थी या आपने उसके बाद शुरू करा? नहीं भाई, जो ये फिटनेस है, फिटनेस का क्रेज़ मेरे को लगा था 2013 में, नौकरी ज्वाइन करने के बाद। अच्छा, ठीक है। हाँ, 4 साल नौकरी की और उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अब थोड़ा सा फिटनेस पे भी ध्यान देते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि शायद मैं 25-26 साल का था, तब मैंने जिम में पहली बार कदम रखा था। आपने 2009 में तिहाड़ जेल ज्वाइन कर ली? 2009 में मेरा सिलेक्शन हो गया था। सिलेक्शन हो गया। और उसके बाद ट्रेनिंग कंप्लीट की और मैं फिज़िकली शुरू से अच्छा रहा हूँ एक्टिविटीज़ में। तो उसके बाद मैंने कमांडो ट्रेनिंग की और 2010 में मैंने फाइनली ज्वाइन। तो 2010 में जब आपने ज्वाइन किया, तो आपने सीधा जेलर ज्वाइन किया या उसके नीचे की कोई पोजीशन होती है? नहीं, एज अ जेलर मैंने ज्वाइन किया। एज अ जेलर ज्वाइन किया। तो फिर तो नया बंदा जो जेल में पहुंचा है, अभी तो उसका एक्सपीरियंस ही नहीं है एज एन जेलर, तो ये तो नई दुनिया है आपके लिए, तो कठिन रहा होगा, बहुत मुश्किल हो गया होगा। हाँ, स्टार्टिंग में चीज़ें थी, थोड़ा सा लगता था, इफ़ेक्ट भी करती थी। जेल की दुनिया बिल्कुल अलग है। क्योंकि जेल के अंदर एक चीज़ हमने देखी है कि जेल में मुलजिम तो सब है, पर गुनहगार कोई नहीं है। हर कोई अपने आप को बताता है कि भाई मैं इनोसेंट हूँ, मैं निर्दोष हूँ किसी तरीके से। मतलब आप 90% केसेस देखेंगे कि इनमेट कभी नहीं कहता कि हाँ मैं गलत हूँ। वो या तो परिस्थितियों पर या किसी और रीज़न को लेके वो कहता है कि ये चीज़ मुझसे हो गई, पर एज़ पर लॉ वो चीज़ें गलत हैं, इसलिए वो जेल में है। और बहुत सारे तो अंडर ट्रायल होते हैं जिनको पता भी नहीं है कि उनका अभी है भी गिल्टी है भी कि नहीं है। कई लोग तो निर्दोष भी हैं जो अंदर बंद हैं, जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं 8-9 साल तक, और उसके बाद फैसला आता है, पता चलता है कि ये तो निर्दोष है, इसको हाँ देखिए, हाँ ये चीज़ें हैं कि जो जुडिशियल कस्टडी में आता है तो उस टाइम वो अंडर ट्रायल रहता है, एफआईआर के बेसिस पे आता है, फिर चार्जशीट जमा होती है, फिर पूरा ट्रायल चलता है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, एविडेंस होता है। तो इस पूरे प्रोसेस में वो डिपेंड करता है उसकी ग्रेविटी क्या है, क्या उसने ऑफेंस किया है कि 302 का मुलजिम है, मर्डर जिसको हम कहते हैं, या 376 है जो बड़े हीनियस क्राइम है, 392, 394 इस टाइप के जो बड़े केसेस हैं,
इनमें जाहिर सी बात है, जो ट्रायल है वो लंबा चलता है, 2 से 3 साल इजीली लगते हैं। 2 से 3 साल में वो कंक्लूड होता है। फिर ये तो फर्स्ट कोर्ट से होगा, फिर सेकंड कोर्ट है जिसको अपील कोर्ट बोलते हैं। तो वो एक पूरा प्रोसीजर है। सर जेल के अंदर भी तो क्राइम होते होंगे, तो जेल के अंदर जो क्राइम होते हैं वो यहाँ बाहर वाली से कैसे अलग हैं? जेल के अंदर भी जेल के अंदर ये क्राइम देखने को मिलते हैं जो हमें बाहर मिलते हैं। चोरी चकारी जेल के अंदर भी होती है। अच्छा। एक दूसरे का सामान चोरी कर लेते हैं, कोई चप्पल चोरी कर लेता है, कोई कपड़े चोरी कर लेता है, क्योंकि वहाँ कोई गहने रुपए तो है नहीं। तो ये तो एक माइंडसेट है, एक साइकोलॉजी है। जो व्यक्ति बाहर कर रहा था, कोशिश की जाती है उन्हें रिफॉर्म करने की, पर फिर भी कुछ ऐसे हैं जो आप कह सकते हैं कि फाइनेंशियली इतने नहीं हैं, घर से मुलाकातें नहीं आती, तो वो इस तरह की चीज़ें करते हैं। और जो गैंग वार के केसेस हैं, और उसमें हमें देखने को मिलता है लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। तो जो अंदर हैं वही लोग बाहर हैं। तो जो क्राइम बाहर है वो क्राइम अंदर भी देखने को मिलता है। सर हम लोग ना बहुत सारी मूवीज़ ने ना उन्होंने हमारा ब्रेन वॉश कर दिया मूवीज़ ने। तो मूवीज़ में देखते हैं कि आपको ना बहुत सारी चीज़ें ना अंदर ऐसी ऐसी उपलब्ध हो जाती हैं जो आपको नहीं होनी चाहिए। जब आप प्रिजन में हो, सजा याफ्ता हो, तो आपको नहीं होनी चाहिए। ये क्या सर कैसे पॉसिबल है? मतलब बिना मिली भगत के, या कोई कोई ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ होती है? नहीं देखिए, ये हाँ मैं समझ गया आप जो कहना चाह रहे हैं। आप एक तरह से जो ड्रग पैडलिंग की आप शायद बात कर रहे हैं कि जी नशे की चीज़ें। जी जी। तो फ़ोन भी हो गया। हाँ, बहुत से ऐसे केसेस हैं कि जेल के अंदर हमें देखने को मिलता है। और हम रिकवरीज भी करते हैं। मैंने बहुत रिकवरीज की हैं। मोबाइल फ़ोन्स होते हैं या आपका जो नशे की चीज़ें हैं, हम्म तो वो चीज़ें ये लोग करते हैं। और ये एक्चुअली जो इनमेट है हम्म उसके ऊपर कोई फैमिली प्रेशर नहीं है हम्म कि मुझे बच्चे पालने हैं, माँ बाप को देखना है। हम्म वो सारा दिन उसने जेल में रहना है, खुद को देखना है। तो उसकी हर कोशिश होती है कि वो किस तरह से अपनी चीज़ों के ऊपर दिमाग लगाए। बात हम नशे की करें, एक आपने एयरपोर्ट पे कंसेप्ट देखा होगा, बॉडी कैविटी में चीज़ें जी जी डालकर जी ये जी स्मगल करते हैं। जी। विद इन द बॉडी, यस। हाँ, तो इस तरह के केसेस हमें देखने को मिलते हैं बॉडी कैविटी के अंदर। ये सपोज दैट अगर हॉस्पिटल जा रहे हैं या कोर्ट डेट जा रहे हैं, वहाँ टॉयलेट बाथरूम के बहाने से ये इधर उधर हो जाते हैं। तो इनसे जो मिलने वाले लोग हैं वो इनको प्रोवाइड करते हैं, तो उसको स्वैलो करते हैं, जेल के अंदर आते हैं, फिर सर्फ का पानी पीते हैं, उसको वॉमिट करते हैं, उसकी पैकिंग को निकालते हैं, फिर उसको कंज्यूम करते हैं। ये कई बार ऐसा होता है कि वो डाइजेस्ट हो जाता है, तो वो पॉटी के माध्यम से निकलता है, तो उसको यूज़ करते हैं। मोबाइल फ़ोन का भी आपने शायद मीडिया में देखा होगा, रिपोर्ट्स में एक इनमेट है, उसकी सर्जरी करके उसके पेट से 2 मोबाइल निकाले गए थे। कैसे पॉसिबल है? एक चाइनीज़ मॉडल है, वो खिचाड़ा करके, वो सिर्फ इतना साइज़ रहता है उसका, हम्म तो उसको इजीली ये स्वेलो करते हैं। हम्म तो उसने भी शायद इसी तरीके से ये सोच के किया होगा कि मैं अंदर जाके निकाल लूँगा, हम्म पर वो एक की जगह 2 कर गया, हम्म तो निकलने में दिक्कत हुई। तो हमारे जो मेटल डिटेक्टर्स हैं हम्म उसमें बार बार बीप करता था कि इसके अंदर कुछ मेटल है। हम्म फिर अल्टीमेटली उसने उसकी काउंसलिंग की, कह दी कि हमने कि आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, और ये फैटल हो सकता है, और फैटल हो भी जाता अगर एक टाइम पे नहीं निकालते। हम्म तो फिर उसने एडमिट किया, कन्फेस किया कि हाँ सर, मैं बाहर से 2 फ़ोन कैरी करके लाया था। तो उसकी सर्जरी हुई और बाकायदा वो मोबाइल हमने रिकवर किए। ऐसे भी आते हैं जिन्होंने अभी बिल्कुल एक पॉकेट मारी है, ऐसे भी लोग आते हैं जिन्होंने मर्डर्स किए हैं, ऐसे भी लोग आते हैं जो आतंकवादी, जैसे अफजल गुरु हो गया। तो ना जो कुख्यात आतंकवादी हैं, बहुत बड़े बड़े या क्रिमिनल्स हैं कह लें, बहुत बड़े खाटी क्रिमिनल हैं, उनको कैसे डील करता है जेल? देखिए, अब जो मॉडर्न एरा है जो जेल का, वो एक तरह से सुधार आश्रम है, अच्छा। सुधार गृह हम कहेंगे। तो हमारी हमेशा ये कोशिश होती है कि जेल के अंदर जो सुधरना चाहता है उसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे हमारी जो जेल्स हैं, जेल नंबर 4 है, वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर के लिए। अच्छा। तो वहाँ जितने भी इनमेट्स मिलेंगे आपको, वो ही लोग मिलेंगे जो पहली बार जेल में आए। पहली बार आए हैं। हाँ, अच्छा। अभी हमारे डीजी सतीश गोलचा साहब हैं और बहुत रिफॉर्मेशन वो कर रहे हैं। तो ये क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, आपने बात की आतंकवादी की, या जो बड़े गैंगस्टर्स हैं जिनको खुद दूसरों को उनसे खतरा है या उन्हें दूसरों से खतरा है, बिल्कुल। तो इनके लिए हमने हाई सिक्योरिटी जेल्स बना रखी हैं, जिसके अंदर प्रॉपर एक एक्स्ट्रा विजिल फोर्स के साथ हम इनको पूरी तरह से देखते हैं कि ये किसी को नुकसान ना पहुंचाए, कोई इनको नुकसान ना पहुंचाए।
तो इनका क्लासिफिकेशन बिल्कुल सेपरेशन हमने अलग किया हुआ है, अच्छा। जिसमें आपके जितने भी बड़े गैंगस्टर्स जो आप सुनते हो आजकल नाम, वो सारे नाम शामिल हैं। तो ये फर्स्ट टाइम ऑफेंडर से अलग ये रहते हैं। बिल्कुल अलग रहते हैं। और ये अकेले ही रहते हैं या फिर इनके साथ 2 या 3 लोगों का ग्रुप रहता वो है? डिपेंड करता है, अच्छा। कैटेगरी पे डिपेंड करता है। कुछ इनमेट हैं जो कोर्ट परमिशंस लेते हैं कि मुझे हर दूसरे व्यक्ति से खतरा है, हम्म। तो उन केसेस में कोर्ट अलाउ करती है कि आप बिल्कुल इनको अकेले अलग रहेगा, रखें। हाँ। और कुछ ऐसे हैं जो एक ही गैंग के हैं या मिलजुल के रह सकते हैं। जैसे बहुत से केसेस में है कि दो भाई सगे भाई बंद होके आ जाते हैं, तो वो एक साथ भी रहते हैं। शर्मा जी, हमने एक और चीज़ देखी है, ये भी ड्राइव्ड बाय मूवीज़ ही है, कि जेल के अंदर ना गैंग्स काम करती हैं। एक फलानी त्यागी गैंग और एक कोई गैंग, ऐसी गैंग्स काम करती हैं। तो ये कैसे ऑपरेट करती है? जेल के देखिए अंदर भी गैंगबाजी है? ये जो त्यागी गैंग और फलाना गैंग है, ये अभी एक मूवी आई थी ब्लैक वारंट, हाँ, ये उसकी उपज है। और हाँ, ये गैंग खर्च हो चुके हैं। ये बहुत पहले टाइम में जब मैंने ज्वाइन किया था, हाँ। तो हमने भी सुना था कि इस तरह के गैंग्स जेल में थे। अच्छा, होते थे। हाँ, तो ये त्यागी तो मैंने भी सुना है एक गैंग, पर ये बहुत पुराने टाइम की, सन 2000 से पहले की बातें। हम्म, तो अब इस तरह की चीज़ें नहीं है। सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, सीसीटीवी हर पॉइंट पर है, और हमारा स्टाफ है वो पूरी तरह अलर्ट है, विजिल है। पर देखिए जो ऑर्गेनाइज क्राइम करते हैं, और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जिस ये सोशल मीडिया या मीडिया में रस्सी का सांप बनाना जिसे कहते हैं, तो वो बहुत तरीके से हम लोग देखते हैं। सोशल मीडिया में मैं ऐसे ऐसे चेहरे देख के मुझे मन में हंसी आती है कि उन्हें ऐसा दिखाया जाता है कि हाँ, इनसे बड़ा गैंगस्टर या डॉन कोई नहीं है। और उन लोगों को हमने सेल में तकिए में मुंह रख के रोते हुए देखा है। तो सोशल मीडिया या मीडिया सिर्फ अपनी टीआरपी के लिए काम करता है, और इन जनरल और इन रियलिटी तो इस चीज़ें बहुत अलग हैं। दिखने में और होने में जी। बहुत फ़र्क है कुल मिला के। इसी क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन मेरा ड्राइव हो रहा है कि अभी भी चलिए बड़े गैंग तो ख़त्म, लेकिन अब 5-6 लोग तो अपने ग्रुप्स बना ही लेते हैं ना, कि 5-6 लोगों का एक ग्रुप हो गया, 5-6 लोगों का एक ग्रुप हो गया। वो अपने एक लीडर को चुन लिया कि तुम हमारे लीडर हो, तुम हमारी बात रखो, या खाना हमें ज़्यादा दिलवा दो, या कुछ हो गया, कोई पुराना कैदी हो गया। तो सर इसमें भी तो डोमिनेंस की लड़ाइयाँ होती होंगी जेल के अंदर? नहीं देखिए, जो स्टाफ के संज्ञान में कोई भी अगर मामला आता है, जैसे मैंने आपको बताया, हम एट प्रेजेंट जो पूरी जेल है, वो पूरी जेल सीसीटीवी सर्विलांस में है। अच्छा। हाँ, बैरिक्स के अंदर भी सीसीटीवी हैं, ओह। सेल्स के अंदर सीसीटीवी हैं, ओपन ग्राउंड में सीसीटीवी हैं, जो वॉकिंग एरिया है वहाँ सीसीटीवी हैं। तो और पूरी एक इसके लिए एक अलग टीम है जो मॉनिटर करती है सीसीटीवी पे। कहीं भी कुछ ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट अगर दिखता है, वेरी गुड। एक एसएसटी फोर्स है हमारे पास जो स्पेशल टास्क के लिए इमीडिएटली कहीं भी अलार्म रेज होता है, ऐसी सिचुएशन होती है, तो इमीडिएटली वो रीच करती है। तो ऐसा नहीं है, कोई भी चीज़ अगर हमारे संज्ञान में आती है तो उस पर तुरंत एक्शन भी हम लेते हैं। हाँ, कुछ केसेस में ऐसा देखा जाता है कि अगर वो खुद से ही डर मान के बैठे हुए हैं, तो उसमें तो जब तक कोई चीज़ आपके नोटिस में नहीं आएगी, तो मुझे नहीं लगता कि आप उस पर कोई एक्शन कर पाएंगे। और हमारे नोटिस में आती है तो हम उसको इमीडिएट जो भी उसकी रेमेडी है वो ज़रूर करते हैं। तो शर्मा जी, कैमरे की मौजूदगी में फिर जेल के अंदर कैसे ये गलत काम कोई भी कर सकता है, कि वो ड्रग्स भी कंज्यूम कर रहा है या फिर कुछ भी कर, वो तो आ रहा है ना कैमरे में अभी। नहीं, ड्रग्स देखिए, मैं जो कैमरा है एक लिमिटेशन है, हमारे एनएचआरसी की लिमिटेशंस हैं। हम कहीं भी ऐसी जगह कैमरा हम नहीं लगा सकते जो जहाँ जैसे वो नहा रहा है या फ्रेश हो रहा है। ओके। हाँ, ठीक है। वो एक तरह से डार्क स्पेस है, वहाँ हमें अलाउड नहीं है। वो पर्सनल डिग्निटी है किसी व्यक्ति की, उसको हम कैमरे पे नहीं ला सकते। उसका प्रिविलेज हाँ, लेते हैं। उसका प्रिविलेजेस लेते हैं। कुछ कैदी होते हैं ना जो जेल में जाते हैं लेकिन उनका फिर बाहर जाने का मन नहीं करता। कुछ नहीं, बहुत होते हैं ऐसे। क्योंकि उनकी तो बाहर की दुनिया उजड़ चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। देखिए, इसमें दो फैक्टर काम करते हैं। पहला फैक्टर है जो फाइनेंशियली ज़्यादा साउंड नहीं है। हाँ, जो आपने कहा कि दुनिया उजड़ चुकी है, तो उन्हें पता है कि खाने के लिए रोटी मिल रही है, सोने के लिए छत मिल रही है, मेडिकल फैसिलिटी हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं, सुधरने के लिए बहुत सी एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं। तो कुछ तो ये लोग हैं। और दूसरे जो ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले लोग हैं, जिन्हें पता है कि बाहर निकलते ही मारे कोई, जाएंगे, हाँ, मेरा राइवल मेरे को हटा देगा रास्ते ठोक से। देगा। हाँ, तो वो जेल में सेफ फील करते हैं। अभी जैसे ये नाम है आजकल मीडिया में हम देखते हैं, लॉरेंस। लॉरेंस ने, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, आज तक बेल एप्लीकेशन नहीं लगाई। अच्छा।
तो वो जाना ही नहीं चाहता बाहर। ही इज फीलिंग सेफ इनसाइड। हाँ, ऐसा मुझे लगता है, उसे लगता होगा कि मैं अंदर ज़्यादा सेफ हूँ। सर लॉरेंस का नाम आपने ले ही लिया है, तो ये बताइए कि एक बंदा, हमने जहाँ तक कहानी पढ़ी है मतलब कि वो बड़ा अच्छा था पढ़ाई लिखाई में, तो लॉरेंस वहाँ से उठ के गैंगस्टर कैसे बन गया और इतना बड़ा नाम कि अब दुनिया में चर्चा हो रही है? हाँ देखिए, जो पर्सनली तो ये पंजाब का केस है, ज़्यादा मैं नहीं जानता उसके जो अर्ली एज के जो इंसिडेंट हैं, पर हाँ जितना हमने देखा, हमारी जो फाइंडिंग्स हैं, ये शायद कॉलेज पॉलिटिक्स में था उस समय। अच्छा। तो कॉलेज पॉलिटिक्स में इसके जो साथी हैं, जो सीनियर्स थे, जैसे मैं भी रहा हूँ कॉलेज पॉलिटिक्स में, अच्छा। तो उस टाइम मेरे भी गुरु थे, मैं रामजस से वाइस प्रेसिडेंट था और सिटिंग प्रेसिडेंट में रहा बहुत बढ़िया। 2007 में। तो जो भी इनके सीनियर रहे होंगे, तो शायद उनका कॉलेज लाइफ में कुछ मर्डर वगैरह हुआ था, अच्छा। जिसके चलते एक रिवेंजफुल, लाइक वो जो कॉलेज की जो एज होती है ना, 18 से 21 साल की होती है, एडोलसेंट एज इसको हम बोलते हैं, ये बंदर वाली एज है, इसमें दिमाग नहीं होता। हाँ, तो उस टाइम पे इन्होंने जो रिएक्ट किया, राइवल्स को जो भी नुकसान पहुंचाया, और ये खुद भी बोलता है कि शायद 9-10 साल से जेल में है, बाहर ही नहीं निकले। तो पहले केस में ही 307 था शायद, वो 307 के केस में कस्टडी में आ गया था। फिर अंदर आके मुझे लगता है कि शायद गलत लोगों का साथ मिला, कोई सुधारने वाला नहीं मिला, और आगे बढ़ता गया, और आज की डेट में आप लोग देख ही रहे हैं। सर शायद साबरमती जेल में है ना अभी? हाँ, एट प्रेजेंट गुजरात साबरमती जेल में गुजरात जेल कन्फाइंड में, है। हाँ। और आप कभी मिले हैं? नहीं, पर्सनली मेरी मुलाकात कभी नहीं हुई है। हाँ, उसके गैंग के बहुत लड़के आते जाते रहते हैं, बंद होते रहते हैं। आते जाते रहते हैं, ये भी ठीक है। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ बताइए कि इस लेवल पे जो बंदा अंदर बैठा है और अंदर बैठ के भी वो कैसे सारी चीज़ें चला पाता है, बाहर की चीज़ें दुनिया चला रहा है, सब कुछ चला रहा है, कैसे संभव है ये? देखिए, अभी जो उसका सिंडिकेट है एट प्रेजेंट, वो सिंडिकेट बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो चुका है। वो दिल्ली से लेकर आपका यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। तो ये एक आउटसोर्सिंग कल्चर होता है, अगर आप तो जानते होंगे। कोई एसेट मेरे पास है, तो वो मैं दूसरे को दूंगा, उसकी एसेट मैं लूँगा। इस तरह से अब इन्होंने एक्चुअल में पूरा एक सिंडिकेट अभी एट प्रेजेंट बना लिया है। जैसे दिल्ली से जो दिल्ली का गैंगस्टर है, ये उसको एड करते हैं, ओके। वो इसको एड करता है, सेम पंजाब में, हरियाणा में। तो इस तरह से एक पूरी एक ब्लॉकचेन बन चुकी है इनकी। एक स्टेट का नाम आप लेना भूल गए सर, कनाडा। कनाडा वो इंटरनेशनल विषय है। हम जनरली मजाक के तौर पे कहते हैं कि इंडिया का ही पार्ट है, मिनी इंडिया है कनाडा। हाँ, एक्चुअली जो जितना, देखिए भाई, मैं तो कभी गया नहीं हूँ, पर हाँ ये मैंने ज़रूर सुना है कि वहाँ रहने वाले बहुत भारतीय हमारे साथी बहुत लोग हैं वहाँ। सर जो जितने टाइम से जेल में हैं, आपने कहा ना जैसे लॉरेंस ही है 9 साल से, बहुत सारे कैदी होंगे जिनकी उम्र कट रही है, तो इनके माइंडसेट में बदलाव तो आता होगा ना, कुछ चेंज 20-20 होता साल होगा? पुराने कैदी हैं। तो क्या बहुत चेंज लोग आता हैं। है इनके माइंडसेट में? कुछ चेंज आता होगा ना कि अब। देखिए ये तो आपकी विल पावर है कि आपकी विल पावर कितनी स्ट्रांग है, आपको किस दिशा में जाना है। जेल के अंदर आपको दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी। आप सुधरना चाहते हैं तो सुधरने के लिए बहुत कुछ है, और अगर आपने सोच ही लिया कि आपने बिगड़ना है, तो बिगड़ने के लिए बहुत कुछ है। बहुत से केसेस हैं जेल में रहकर इतना अच्छा सुधार लेकर आते हैं अपने अंदर। अभी पीछे आपने देखा भी होगा न्यूज़ में कि जेल में स्टडी करने के बाद एक लड़का, उसने आईएएस क्रैक किया। जी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। जी जी। तो इस तरह के एग्जाम्पल भी हैं, और इस तरह के एग्जाम्पल भी हैं कि जो जेल से निकलने के बाद चीज़ों को और ख़राब करते हैं। आप नाम ले रहे थे ना बीपीएससी का, तो उनका नाम विपिन कुमार है। उन्होंने जेल से ही परीक्षा दी और पास भी हो गया बंदा। एक और है मेरठ जेल में बनते भाई साहब, उनका नाम था रजनीश कुमार। उन्होंने किताब लिखी है मेरा आईना। तो ऐसे भी लोग हैं, मतलब वहाँ से पढ़ाई करके एकदम देखिए अलग लेवल पे हाँ, निकल रहे हैं। जेल के अंदर आपको लाइब्रेरी की सुविधा है। अच्छा, किताबें भी हैं? हाँ, जेल के अंदर लाइब्रेरी है। के टुडे जो हमारा नेशनल न्यूज़ चैनल है आज तक, हाँ। हाँ, उनके कोलैबोरेशन से के टुडे की एक लाइब्रेरी चलती है। ओके। हाँ, और हम जो जेल की तरफ से अपने भी, हमने हर जेल के अंदर लाइब्रेरी सेटअप किया हुआ है। और इवन जैसे आप ये मानकर चलिए कि स्टडीज़ के दौरान कोई कन्फाइन हो जाता है, जेल में आ जाता है, और वो जेल में रहकर पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहता है, तो इग्नू के माध्यम से हम उनको उसकी, चाहे वो 10th करना चाह रहा है, 12th करना चाह रहा है, ग्रेजुएशन करना चाह रहा है, वो जेल के अंदर रहकर वो अपनी पढ़ाई कर सकता है। कुछ अलग से करना चाह रहा है वो कर सकता है। टाइम टू टाइम हम इनके रिहेबिलिटेशन के लिए
बहुत से कोलैबोरेशंस हम करते हैं कंपनीज से, एनजीओ से, जैसे होटल मैनेजमेंट की हम इनको क्लासेस क्या आप बात है। दिलाएंगे जी। अभी हमने इंडियन ऑयल के साथ कोलैबोरेशन किया था। तो वो हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि जो सुधरना चाह रहे हैं वो उनको ज़रूर सुधारते हैं। तो इन दैट केस अगर वो वहाँ से निकलते हैं तो किसी होटल में ज्वाइन कर सकते हैं, वेटर एग्जैक्टली वेटर। ओह वाह, नाइस। ये चीज़ें शायद आपको ब्लैक वारंट में देखने को नहीं मिली नहीं होंगी। जी नहीं। देखिए फिजिकल नीड्स सबकी होती हैं, हम ह्यूमन हैं, वी आर ह्यूमन। जेल के अंदर हमने ये भी मूवीज़ से इंस्पायर्ड है, ड्राइव्ड है, हमने बहुत देखा है। तो जेल के अंदर कैसे होता है, क्या मतलब वो खुद से सेक्स वर्कर्स वगैरह बुलाते हैं या कैसे करते हैं? कई बार ऐसा भी होता है ना कि वो होमोसेक्सुअल हो जाते हैं जेल के अंदर। देखिए बात अगर हम फिज़िकल नीड्स की करें तो मुझे नहीं लगता कि जेल के अंदर उन्हें इतना स्कोप या इतना टाइम वो मिल पाता है। पूरा दिन का एक शेड्यूल है। अच्छा। हाँ, और जैसे अभी हम बात कर रहे थे डार्क स्पॉट की, कि इनमेट अगर वॉशरूम जा रहे हैं, ऐसे लॉबी बनी होती है वॉशरूम की, तो हमारा जो सिपाही है या जो भी गार्ड है वहाँ पर, तो सपोज दैट अगर 4 लोग अंदर गए हैं तो इन बिटवीन वो राउंड करता है। अच्छा। हाँ, कि वो ये चीज़ें भी हैं, या जो नशा है उसको रोकने के लिए भी वो उस टाइम पर वो राउंड करता है। अच्छा। किसी भी तरह का फोर्सफुल इंसिडेंट की एक कह सकते हैं ज़बरदस्ती करना, तो मुझे नहीं लगता कि मैंने अभी तक अपने करियर में देखा है। अच्छा। कंसेंट के साथ अगर कोई कर रहा है तो ये उसकी मर्जी है, पर हमारे नोटिस में इस तरह के इंसिडेंट नहीं आते। 15 साल का करियर हो गया सर। मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये तो आप मेरा बताना कुछ और है। आप जो हमारा कंसर्न जो थाना है हरिनगर, वहाँ पर आप जाकर आप देख सकते हैं, कोई आपको ऐसी कंप्लेंट देखने को नहीं मिलेगी। तो जेल के अंदर से रहकर भी बंदा कंप्लेंट फाइल कर सकता है अगर उसके साथ गलत हो रहा हाँ है तो? एग्जैक्टली देखिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ है, चाहे वो बिहाइंड द बार्स है या बार्स के अंदर है, तो जो उसके राइट्स हैं वो उसको पूरी तरह मिलेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये शायद नहीं भी पता हो लोगों को। क्योंकि एक बंदा है जो अंडर ट्रायल है, जिसका कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं है, या वो प्लीड गिल्टी है ही नहीं अभी, अब वो जेल के अंदर पहुंच जाता है और उस पर अभी केस चालू है, और उसके साथ कोई चीज़ गलत हो जाती है जेल के अंदर, तो वो आप कह रहे हो कि एफआईआर फाइल कर सकता है। एग्जैक्टली बिल्कुल कर सकता है। ये एक बहुत पहले से सोच चली आ रही है कि एक वंस गिल्टी, आप एक बार क्राइम कर लिया, आप गुंडे बन गए, आप एरिया के दादा हो जैसे ना, तो आप चाहते हो कि मेरी शक्ति बढ़ती जाए, तो आप दाऊद बने, छोटा शकील बने, तो आप बढ़ते चले जाते हो। तो ये जेल के अंदर इनके माइंडसेट सेम ही रहते हैं कि मैं गुंडा बड़ा बनता चला जाऊँ, और देखिए होता क्यों है ऐसा? हाँ, देखिए इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक मैं तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तरह का ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है उनके ऊपर। मुझे तो वो लोग बीमार नज़र आते हैं। डिसऑर्डर हाँ, है। डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। मैं सीरियसली पर्सनली, और मैं उनको बोलता भी हूँ, मैं ऐसे सामने मुंह पर बोल देता हूँ कि यार तुम शायद बीमार हो। अच्छा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी एक छोटी सी ज़िंदगी है। आप ये देखिए कि जो भी क्राइम करता है वो तकरीबन 20-21 साल की एज में करता है। अब थोड़ा कम होने लग गया है एज, और नीचे आ गई है, 15-16 साल की एज में वो क्राइम कर देते हैं। ओहो। वो लड़कपन की एज है, उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, फैमिली, सोसाइटी, या उसका फ्रेंड सर्कल। और वो क्राइम करने के बाद अगर हम अपने आईपीसी की बात करें, बीएनएस की बात करें, जुवेनाइल में जाएगा वो। तो हाँ, अगर सपोज दैट आप ये मानकर चलिए कि किसी ने 18 साल की एज में क्राइम किया और उसको कन्विक्शन हो जाता है, 14 साल का कन्विक्शन हो गया, 14 साल बाद फिर एसआरबी बोर्ड आएगा, उसमें डिसाइड होगा कि इसको बाहर निकाला जाए या ना निकाला जाए। तो 18 साल की एज से 14 साल भी अगर हम पकड़ के चलें, 32, तो उसने जो जिस एज में उसको खुद को ग्रो करना था, एस्टैब्लिश करना था, स्टेबिलिटी लानी थी, अपना घर बसाना था, वो टाइम उसने जेल में निकाल दिया। तो ये तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शायद वो कहीं ना कहीं गलत ट्रैक पे है, और ऐसे लोगों को सुधारने की हम बहुत कोशिश करते हैं। साइकोलॉजिकल हम इनकी क्लासेस लेते हैं, डॉक्टर्स हमारे पास होते हैं, टाइम टू टाइम इंटर्न्स हमारे पास आते हैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से, तो उनकी काउंसलिंग भी रहती है, और कोशिश रहती है कि हाँ, बाहर जाके कम से कम ये दोबारा रिपीट ऑफेंडर ना बने। शर्मा जी, हमारे कंट्री में ना एज बार है कि आप 18 के हो गए तो अब आप वोट दे सकते हो, देश की सरकार डिसाइड कर सकते हो। वहाँ पे आप 2 महीने छोटे और कोई क्राइम करके आते हो, 17 साल 10 महीने के हो और आप कोई क्राइम करते हो, तो आपको जुवेनाइल ट्रीट किया जाता है। तो कुछ प्रोविज़न है लॉ में ऐसे कि इनको नहीं, इनको जुवेनाइल नहीं ट्रीट करना है, 2 महीने बाद तो ये वयस्क हो रहा है? नहीं देखिए, ये तो बिल्कुल आपने सही कहा
कि लेकिन अभी कुछ केसेस में चेंजेस आए हैं। जो दामनी वाला जो रेप केस था, निर्भया हत्याकांड, उसके बाद कुछ केसेस में इन्होंने उसको कम्यूट किया, 16 साल किया है। तो ये बिल्कुल फैक्ट है, 18 साल से नीचे की एज में जुवेनाइल काउंट होता है और उसका मैक्सिमम कन्विक्शन 3 साल है। और अगर 16 साल से कम की उम्र का अगर बंदा कुछ ऐसा ऑफेंड है हाँ, तो वो तो अंडरस्टूड है कि वो करेक्शनल होम जाएगा। एंड कितनी प्रिजन होती है करेक्शनल होम की? मैक्सिमम 3 साल। 3 साल। तो वो 19 की एज में बाहर आ जाएगा, 16 वाला। जी। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की आपने बात की ना, तो कुछ ऐसे भी हैं जो अपने गांव का नाम जोड़ लेते हैं बीच में, फलाने ये क्रिमिनल, फलाने वो, अपना नाम में गांव का नाम जोड़ लेते हैं। ये स्टेटस सिंबल दिखाने के लिए है या क्या अपने यहाँ धाक जमाने के लिए होता है? पर्सनली मेरा ऑब्जर्वेशन जो है, मुझे लगता है ये एक शेल्टर ढूंढते हैं। अच्छा। वो कहते हैं ना कि अगर गुंडा बनना है, बदमाश बनना है, हाँ तो सबसे पहले अपनी जड़ें मजबूत करो। हाँ हाँ हाँ। तो ये शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ अपने गांव का नाम इसलिए जोड़ते हैं कि कल को कोई बात है, कुछ चीज़ है, तो एक शेल्टर तो हो कि हाँ यार मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ। और दूसरा, शायद इनको ऐसा लगता है कि ये ओलंपिक का मेडल ला रहे हैं, भवानिया और ताजपुरिया, ये सब। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें गलत हैं और जो भी गांव देहात के लोग हैं उनको भी ऑब्जेक्ट करना चाहिए कि भाई आप दे थिंक कि बच्चे जो हैं नई एज के, इनसे इंस्पायर हों, इनसे सीखें। देखिए, हाँ, एथिकली मुझे लगता है कि जो भी गांव या जिस भी जगह का ये नाम जोड़ते हैं उन लोगों को ऑब्जेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जो उस गांव के बच्चे हैं 14, 15, 16 साल के, तो कहीं ना कहीं उनको साइकोलॉजिकली ये उस ट्रैक पे लेके जाता है जी बिल्कुल। कि हम, ये ह्यूमन नेचर है, हम शॉर्टकट की तरफ ज़्यादा जाते हैं जी। कि बस किसी भी तरह जल्दी जल्दी चीज़ें हो जाए। तो वो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि जो भी उस कंसर्न गांव देहात के लोग हैं, अच्छा, उनको ही वो करना हाँ, चाहिए। उनको हाँ, ऑब्जेक्ट करना चाहिए। सही क्योंकि बात है। अगर ये नाम कहीं ओलंपिक में है तो अच्छा लगता है, समझ में आता है। विराट कोहली अपने नाम के साथ अपने गांव का जोड़े, समझ में आता है। पर ये लोग जोड़े, वो थोड़ा सा और दिक्कत वाली जी। बात है। हाँ, इसी से ना होता क्या है ना कि इन्फ्लुएंस होता है यूथ। और आजकल देखेंगे आप, गन रखना, रोड पे हाथापाई करना, वो सब फैशन बन गया है, कूल डूड बनना। तो ये इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो रहा है। हाँ बिल्कुल, आप देखिए ना, अभी हरियाणा इंडस्ट्री की तरफ से 10 गाने बैन किए गए। अच्छा। मासूम शर्मा के अच्छा। और भी 2-3 सिंगर हैं, उनके गाने बैन किए गए। उसमें ब्रांडिशिंग इतनी ज़्यादा थी वेपन्स की, और वो कहीं ना कहीं वो एग्रेशन भी क्रिएट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें गलत है। इनसे जो हमारा यूथ है, मुझे लगता है कि 15, 16, 20 साल तक का जो बच्चा है, गाने हम भी सुनते हैं, पर हमारा टेस्ट अब जो गाने सुनने का वो बड़ा सूदिंग होगा। सच बात है। इस एज में जो गाने सुनेंगे बच्चे, वो जोशीले सुनेंगे, जो उनका टेस्टा लेवल भी हाई करे और उनके माइंड को बड़ा एक वो एग्रेशन में लेके जाता है। इस एज में बच्चा अगर इस तरह के गाने सुन रहा है, इस तरह की चीज़ें देख रहा है, तो वो ऑब्वियस ही बात है उसका बैड उसी तरफ इम्पैक्ट है। ड्राइव होगा वो। एग्जैक्ट। बिल्कुल। सर, आप ना एक जेलर ही नहीं हो, हम तो आपको देखते हैं ना सोशल मीडिया पे भी, आप बड़ी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी हो। तो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पे बताइए ये चीज़, अभी जेलर के तौर पे नहीं बात कर रहे हैं, कि हमने देखा ना बहुत सारी बेटिंग ऐप्स प्रमोट हो रही हैं और अच्छे अच्छे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं, उनकी अच्छी प्रमोशंस कर रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियोस बना रहे हैं। ये कहाँ तक सही है फिर? भाई, मैं तो आपके लिविंग वायरल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि भाई, अगर आप अंधे हो चुके हो, आपको कुछ नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा है कि हाँ मैं उसके जैसा हो जाऊँ, ये कोई भी इन्फ्लुएंसर है चाहे वो कितना ही बड़ा नाम है, कि हाँ ये सिर्फ इससे पैसे कमा रहा है, तो भाई बिल्कुल खुद भी लुट जाओ, परिवार लुटा दो, सारी चीज़ें लुटा दो। और अल्टीमेटली लास्ट में क्या होना है, वो बहुत से लोगों को पता भी है, हो चुका है। अभी मेरे पास गुड़गांव से एक लड़की का कॉल आया। शी टोल्ड मी कि सर, मैं इन्फ्लुएंसर का तो खैर नाम नहीं लूँगा, कि मैं उनसे इंस्पायर थी और उनका मैंने ऐड देखा और मैंने प्रोबो में 6 लाख रुपए हारी। ओहो। तो मैंने कहा बेटा क्या करते हो आप? तो उसने बताया कि सर ऐसे मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती हूँ, 32,000 मेरी सैलरी है, फैमिली में सबसे बड़ी हूँ। उसकी एज भी 21 साल थी। 2 लाख रुपए उसने अपनी सेविंग के और तकरीबन 4 लाख रुपए उसने मार्केट से कर्जा लेके वो जुए में खेला, ऑनलाइन बैटिंग में, और वो हार गई। अभी कुछ दिन पहले एक स्कैम खुला था, तिरंगा और कलर ट्रेडिंग, उसमें शायद 500 करोड़ की FIR दिल्ली पुलिस ने दर्ज की है।
इससे पहले महादेव बुक है, 2000 करोड़ 20,000 करोड़ से ऊपर का घोटाला उनका है। तो मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि थोड़ा सा अपनी आंखें खोल के देखें कि आप ठीक है, अच्छी बात, आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, आप प्यार करते हैं किसी को, पर अंधभक्त ना बने। और मुझे नहीं लगता, और ये हम तो बचपन से सुनते हैं कि जुए के अंदर कोई नहीं जीतता, खिलाने वाला जीतता है। और ये इस तरह के लालच देते हैं। वाटरमार्क आपको जगह जगह दिखेंगे, सोशल मीडिया पे स्पॉन्सर्ड बाय दिखेंगे, प्रोबो हो गया आपका, 1x बैट हो गया, और भी बहुत से हैं, तिरंगा हैं, और पता नहीं कितने कितने ये सर बिना हमारे तो मेट्रोज पे पोत दिए गए हैं, मेट्रोज के नाम रख दिए गए हैं। देखिए गवर्नमेंट अब इन चीज़ों को लेके बहुत सख्त है, और एडवाइजरी भी आ चुकी है कि इस तरह से सोशल मीडिया पे इसको बैटिंग को किसी भी तरह से प्रमोट करना इलीगल है। मतलब किसी भी एक्टिविटी में, चाहे आप खेल रहे हैं, खिला रहे हैं या प्रमोट कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया हैंडल्स भी बैन हो सकते हैं। और मुझे लगता है यार गलत है, जो इन्फ्लुएंसर हैं उनकी मोरल ड्यूटी है कि अगर कोई आपको प्यार कर रहा है तो उसे गड्ढे में ना डालें, और लिटरली ये गड्ढे में डाल रहे हैं तो उसको गड्ढे में ना डालें, उससे प्यार करें। अगर उसके इमोशंस आपके साथ जुड़े हैं तो उन भावनाओं की कदर करें और रिफ्यूज़ करें। मेरे पास बहुत ऑप्शन आते हैं, मैं आपको अपना डीएम दिखाऊंगा, मेरे को एक एक ऐड करने के 5-5 लाख रुपए ऑफर करते हैं, मैं नहीं करता, क्योंकि मैं किसी एक, मेरे साथ मेरे डिपार्टमेंट की प्रेस्टीज भी जुड़ी हुई है जी। अगर मैं इन चीज़ों को करूँगा तो वो दीपक शर्मा प्रमोट नहीं कर रहा, वो तिहाड़ का जेलर प्रमोट कर रहा है। और जेल में रहकर हम तो उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं, तो इन लोगों के साथ कैसे उल्टा गलत? कैसे सिखा सकते हो? सर कई बार ना जेल के अंदर पावरफुल प्रिजनर्स आते हैं, तो वो जेल के एडमिनिस्ट्रेशन को, जैसे आप जेलर हो गए या आपके नीचे के सब जेलर हो गए और जो लोग, उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश तो करते ही होंगे ना। अभी सुकेश चंद्रशेखर का हमने एग्जाम्पल देखा था कि वो एक एक जेलर को या किसी को, सबको पैसे बांटता फिर रहा है, भयानक पैसे बांटे उसने, और उसे जो चाहिए सब मिलता है जेल के अंदर। आपने मेरा एक्सपोज देखा था 2023 का? आप फरवरी 2023 की आप न्यूज़ लगाइएगा कि सुकेश चंद्रशेखर जेल में फूट फूट कर रोया। अच्छा। जी, आप गूगल आप कीजिएगा तो देखिए, ये तो डिपेंड करता है, कोशिश करते हैं जो इन्फ्लुएंस करने की, तो ये तो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है कि आप इन्फ्लुएंस होते हैं या नहीं होते। सुकेश भी है, और भी बहुत से केसेस आते रहते हैं किसी ना किसी तरीके से, तो वो उनका काम है, और ये देखना हमारा काम है हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे। सर एक और चीज़ हमने कहीं सुनी कि मतलब एक टाइम आता है जब कैदी भी जेल चलाते हैं, जहाँ पे आप एज एन जेलर उनको प्रमोट करते हैं, शायद कुछ पोजीशन दे देते हैं कि अब तुम एक वो हो, तुम देखोगे यहाँ से यहाँ तक की चीज़, या कैदी को बाहर लाने तक का काम देखोगे। ऐसा होता है क्या सच में? देखिए, जो जेल है, जैसा मैंने आपको बताया, जेल एक आश्रम है, सुधार गृह है जी। जेल के अंदर। जेल भी एक सोसाइटी है, जैसे बाहर समाज है वैसे ही अंदर समाज है। तो अंदर बहुत सी हमारे पास कोई भी, हम कह सकते हैं कि 4th क्लास उतना मैन पावर नहीं है। तो जो जेल के इनमेट्स हैं उनको वेजेस भी दिए जाते हैं। अच्छा। पर डे वेजेस। बहुत से ऐसे अच्छे इनमेट्स हैं जो किसी तरीके से जेल में आ गए, पर उन्हें रिपेंटेंस है, पछतावा है, और जेल से अर्न करके अपनी फैमिली बाहर भी चला रहे हैं। तो जो आपने बात की, हम एज ए सहायक उन्हें अपॉइंट करते हैं जब वो कैदी हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं RI। अच्छा। एक होती है प्रिजनमेंट SI, सिंपल इम्प्रिजनमेंट, जिनसे हम काम नहीं ले सकते। ठीक है। एक होती है RI, रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट, सश्रम कारावास। सश्रम कारावास। तो ये उनका श्रम है। जेल के अंदर जितनी ड्यूटीज़ हैं वो ड्यूटीज़ परफॉर्म करेंगे, हमारे हेल्पिंग एड बन के वो काम करते हैं, और उसके वेजेस भी मिलते हैं उन्हें। अच्छा, तो ये पैसा वो अपनी फैमिली को जेल से हाँ, भेज सकते हैं? देखिए, हाँ, वो फैमिली को भेज सकते हैं, या बहुत से कैदी ऐसे हैं जिनकी फैमिली उन्हें पैसा नहीं भेज पाती जेल में। जैसे पर मंथ 6,000 के अराउंड में फैमिली उनको दे सकती है, जिससे वो अपना जेल के अंदर बेसिक चीज़ें वो खरीद सकें कैंटीन से। तो वो बहुत से इनमेट हैं अपना खर्चा जेल से खुद चलाते हैं, घर वालों पे बोझ नहीं बनते। और बहुत से ऐसे भी हैं कि जेल में रहकर भी अपने घर वालों को मैनेज करते हैं। शर्मा जी, ये इंटरेस्टिंग था, जेल के अंदर कैंटीन भी है। जी। तो क्या क्या खरीद सकता है कैदी अपने पैसे से वहाँ पे? देखिए, जो बेसिक चीज़ें हैं उसमें कोई लग्जूरियस आइटम नहीं होता, जो बेसिक नीड्स हैं
वो उनको ले सकता है। जैसे मॉर्निंग में वो दूध लेना चाहता है, वो दूध ले सकता है। ओह! वो पानी ले सकता है, मिनरल वाटर ले सकता है, हुँ, और आपका तेल, साबुन, सर्फ, शैम्पू, जो बेसिक चीज़ें होती हैं। अब उसमें ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ से ज़ारा की शॉपिंग करने को मिल जाएगी, या हुँ। आपको कोई भी ऐसी ब्रांड जो लग्जरी लाइफ हम कह सकें। बिस्किट खाने का मन है वो मिल हाँ, जाएगा। बिस्किट बिस्किट मिलेगा, नमकीन आपको मिलेगी, इस तरह की बेसिक चीज़ें, फ्रूट्स मिलेंगे, फ्रूट्स अगर कोई खाना चाहता बहुत है। अच्छी बात है। जेल हो गई एक बंदे को, तो उसकी फैमिली ना, वो तो आधी तो वो भी काटते हैं सज़ा। एग्जैक्टली। हाँ, तो ऐसे में मिलने आने की कितने क्या नियम होते हैं? कैसे आ सकते हो? कितने टाइम के लिए मिल सकते हो? ये सब क्या जेल के बेसिस पे डिसाइड होते हैं या फिक्स रूल है? नहीं देखिए, हाँ, ये मैं क्लियर करना चाहूँगा। बहुत से लोग परेशान होते हैं, मुझे भी डीएम आते हैं पर्सनली कई बार जी, ऐसे। जी। तो जेल में अगर कोई भी इनमेट है वो बंद होता है, तो हुँ, उसकी जो पहली मुलाकात है वो किसी भी दिन वो आकर कर सकता है एप्लीकेशन पे। हुँ, हुँ, और उसके बाद रूटीन में अगर जो उसकी फैमिली है वो मिलना चाहती हैं, तो वो अपनी ऑनलाइन बुकिंग वो कर सकते हैं। हुँ। और हफ्ते के अंदर 2 दिन, अच्छा। 2 दिन वो उसकी फैमिली, अंदर से इनमेट 10 लोगों के नाम देगा, उस 10 में से कोई भी 3 लोग हुँ, हफ्ते में 2 बार हुँ, अब इनमेट से मिल सकते हैं। आधा घंटा मिनिमम टाइम होता है, वो डिपेंड करता है कि जो टाइमिंग्स है, जैसे सुबह 8 बजे से शुरू हो जाता है, हुँ, तकरीबन 1 बजे तक मुलाकात चलती है। हुँ, तो अगर ज़्यादा भीड़ है, जनरली आधा घंटा में अलाउ करते हैं। हुँ। पर अगर लग रहा है कि टाइम है, तो 35 मिनट भी हो जाता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन तो के वो अपनी ऊपर। फैमिली के साथ आधा घंटा बैठ सकता है। नहीं, बैठ नहीं सकता, वो इस तरफ रहेगा, हुँ, और जो फैमिली है वो इस तरफ रहेगी, बीच में ग्लास रहता है। और दोनों के पास हम कह सकते हैं फ़ोन होता है, जो लैंडलाइन फ़ोन होते हैं, वो अच्छा, स्पीकर कनेक्ट होता है। वो इधर से बोलेगा, उधर से फैमिली सुनेगी, उधर से फैमिली बोलेगी, वो इधर सुनेगा। ओके, ठीक है। ये जो रूल है सर कि आप आधे घंटे तक मिल सकते हो या हफ्ते में 2 बार मिल सकते हो, ये रिगरस इम्प्रिजनमेंट में भी लागू हाँ, होता हाँ, है? सब में? हाँ, यूनिफॉर्म पॉलिसी। सर, अपने 15 साल के टेन्योर में आपने बहुत सारी चीज़ें देख ली होंगी ऑलरेडी। हमें बड़ी क्यूरियोसिटी है कि हम तो बाहर रहते हैं तो मंदिर चले जाते हैं, मस्जिद चले जाते हैं, गुरुद्वारे चले जाते हैं। जेल के अंदर अगर कोई धार्मिक बंदा पहुंच गया तो उसके लिए होता है वहाँ पे मंदिर मस्जिद कुछ? हाँ, देखिए, हाँ, कोई भी इनमेट है और वो किसी भी रिलीजन से है, हुँ, तो जो भी उसकी रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं हुँ, 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 वो कर सकता है। और कहीं ना कहीं हमें लगता है जो अशांत मन है हुँ, हुँ, उसको शांत करने में जो उसकी धार्मिक आस्थाएं हैं हुँ, वो बहुत महत्व रखती हैं। हुँ, तो वार्ड्स के अंदर छोटे हुँ, मंदिर इस तरह के वो हैं। और जो मस्जिद हैं, मतलब जो अपनी पूजा करना चाहता हुँ, है एक हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से, हुँ, वो उस तरीके से कर सकता है। जो मुस्लिम्स हैं वो मुस्लिम्स भी कर अच्छा, सकते हैं। तो किसी भी तरह का भेदभाव धर्म को लेकर हुँ, जो दिल्ली प्रिजन है, तिहाड़ है, हुँ, उसकी तरफ से नहीं किया जाता। ओके। सो तिहाड़ में सर मस्जिद भी है, मंदिर भी है अंदर जेल के? नहीं देखिए, एक प्रॉपर सेटअप जो जिस जैसा हमें बाहर देखने को मिलता है हुँ, वो चीज़ें नहीं है। अच्छा, पर ये है कि हाँ, कोई अगर पूजा करना चाह रहा है अपने रिचुअल्स के हिसाब से, हुँ, तो हम उनको मना नहीं करते। और कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि वो जेल चलाने में हमें उससे मदद भी मिलती है। हेल्पफुल भी है, हाँ, जी हाँ। ठीक है। और नवरात्रे आते हैं, बहुत अच्छा माहौल होता है जेल के हुँ, अंदर। बहुत धार्मिक इनमेट्स भी हैं। रमज़ान आते हैं, रमज़ान के अंदर ऐसे हैं जो मुस्लिम हैं, वो अच्छे से अपने रमज़ान को मनाते हैं। तो वो लोग इंजॉय करते हैं धर्म को लेकर। हम किसी को नहीं कहते कि भाई आप ये मत करो या आप ये मत करो। सर, आपके इसी टेन्योर में आपको कोई ऐसा प्रिज़नर याद है जिसको मतलब अनगिनत केस लगे हैं, गिनती नहीं है, मतलब उसके ऊपर 100 150 केसेस लग रखे हैं, पूरी ज़िंदगी भर के लिए बंद है अभी? 100-150 केसेस वाले देखिए, क्रिमिनल तो नहीं आते हैं, पर सिविल प्रिजनर ज़रूर मिलते हैं। अभी जैसे जितने भी ये बिल्डर्स हैं, हुँ, ये बिल्डर्स बंद होते हैं तो इन पे चीटिंग के केसेस हैं, तो इनकी गिनती नहीं होती। क्योंकि अच्छा, हाँ, चेक बाउंसिंग का एक केस लगेगा, उसी के पैरेलली 100 केस लग जाएंगे। अच्छा, और सिविल केसेस में इस तरह का 100 से ऊपर आंकड़ा ज़रूर जाता है। पर जो क्रिमिनल केसेस हैं, 12-15 इस तरह के केसेस, छोटे पैटी केसेस मिलते हैं। एक अभी मैं जेल नंबर 5 में था, तकरीबन 2 साल पहले। तो एक दिल्ली का बाइकर था, हुँ, उसको मैं नाम उसका स्किप कर रहा हूँ। हुँ, और उसको चेन स्नैचिंग का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा, और चेन वो जब भी आता था तो 30-40 मुकदमे लेके आता था। ओहो!
हाँ, तो दिल्ली पुलिस उससे इतनी ज़्यादा परेशान हो गई, एक बार वो स्नैच करके जा रहा होगा या कुछ भी था, वो बाहर का सिनेरियो है, तो उसके पैर में गोली लगी थी। उसके बाद उसका आतंक ख़त्म हुआ। वो बाइक बहुत अच्छे से चलाता था, बिल्कुल धूम की तरह, जो हम उसकी एफआईआर में देखते थे। हम्म। तो वो तो मैंने देखा है कि हाँ, जब भी आया है कभी 40 केस है, कभी 30 केस है, तो इतने केसेस लाता था। सर जेल की और ऊपर से तिहाड़ की अगर बात हो तो सहारा जी की बात ना हो तो सब अधूरा रह जाएगा डिस्कशन। तो सर सुब्रत राय सहारा जी के बारे में हमने सुना है कि वो जेल के अंदर उनको एक अलग सेल दी हुई थी। सेल क्या, बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम टाइप्स था जहाँ से वो पूरी अपनी कॉल्स करते थे। ये ऑन रिकॉर्ड्स हैं, मतलब ऑन रिकॉर्ड्स बातें हैं। तो इतनी सहूलियत भी किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को या किसी बड़े आदमी को सरकार देती है देखिए, जो या जेल सहारा, देती है? हाँ, सहारा श्री है, उनकी कस्टडी मेरे पास नहीं रही। हम्म। जहाँ तक मुझे याद है वो जेल नंबर 1 में थे हम्म। और मैं दूसरी जेल में था। हाँ, उनका पब्लिक फॉर्म्स में ये सुनने देखने को मिला, पर उसके पीछे भी रीज़न था। उनका जो डेप्थ था और जो हम्म। रिकवरी थी, हम्म। वो उनके सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स थे, अच्छा। तो उनको कॉन्फ्रेंस के लिए परमिशन उन्होंने ली हुई थी कोर्ट से। अच्छा। हाँ, वो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो भी अपनी प्रॉपर्टीज़ थी, हम्म। उन प्रॉपर्टीज़ को सेल करके तभी तो रिकवरी दे पाए। अच्छा। मुझे जहाँ तक याद है, शायद 20,000 करोड़ की रिकवरी या कितना कुछ, ज़्यादा हैवी अमाउंट था। हम्म। तो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो भी उनके क्लाइंट्स थे, अच्छा। हाँ, और ये सारा जो कोर्ट है, कोर्ट के इंटरवेंशन से रहा। अच्छा। कोर्ट ने उनको अलाउ किया कि आप जो है कॉन्फ्रेंस करें, वीडियो कॉन्फ्रेंस, हम्म। और अपने क्लाइंट्स के थ्रू जो भी डेप्ट है वो हम्म। ख़त्म करें। हाँ, क्योंकि मैं सर, मेरा खुद का एक चाइल्डहुड फ्रेंड है, वो ही वॉज वन ऑफ द डायरेक्टर्स इन सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज, एक कंपनी का। तो वो खुद ही मुझे बताता था कि वो जाता है जेल के अंदर, उनके लिए प्रॉपर कॉन्फ्रेंस हॉल है, बाहर की कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और सब कुछ उनके लिए सुविधाएं हैं, फर्स्ट क्लास खाना आ रहा है, चाय कॉफ़ी आ रही है, सब कुछ है। देखिए, ये ह्यूमन नेचर है, आदमी बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को ज़्यादा करता है, और ये मेरे साथ, आपके साथ, सभी के साथ है। अच्छा। पर हाँ, हर चीज़ की एक सीमा होती है, एक लाइन होती है, तो मुझे नहीं लगता कि इस लेवल पे चीज़ें होंगी जिस तरह से वो बताते हैं। सर एक फीमेल प्रिजनर अगर कोई आती है जैसे सपोज, तो फीमेल प्रिजनर और मेल प्रिजनर के केस में अलग अलग ट्रीटमेंट होते हैं, कैसे रखते हैं इनको? देखिए, जो फीमेल प्रिजन है वो हमारा जेल नंबर 6 के अंदर है, तिहाड़ के अंदर। तो अच्छा। वहाँ स्टाफ सारा फीमेल है, और एक मंडोली के अंदर भी है हमारी जेल नंबर 16, अच्छा। जिसमें हम जमुना पार्क के इनमेट्स को रखते हैं। हम्म। तो ट्रीटमेंट ऐसा कोई अलग नहीं है, बस फीमेल है तो स्टाफ भी फीमेल है, उनकी ज़रूरतें भी अलग हैं, और उनको ट्रीट करने का तरीका मेल के हिसाब से थोड़ा अलग है। पर जो कन्फाइनमेंट है, जो उनके वारंट में है, या जो भी कन्विक्शन है, वो एज़ पर लॉ सेम है। एक फीमेल प्रिजनर आती है सर, वो उस समय प्रेग्नेंट है जब वो आई है, जैसे सपोज 1 मंथ है या 15 डेज है, तो उसको कैसे जेल ट्रीट करता है फिर? देखिए, अब जेल के अंदर चाहे मेल आ रहा है या फीमेल आ रहा है, सबसे पहले आते के साथ ही उनका मेडिकल होता है। हम्म। तो मेडिकली अगर इस तरह की चीज़ें हैं, हम्म। तो जेल के अंदर हॉस्पिटल है, हम्म। तो उनको वहाँ शिफ्ट किया जाता है। और लग रहा है कि जेल के अंदर मैनेज चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, हम्म। तो हमारे रेफरल हॉस्पिटल्स हैं, डीडीयू है और आपका जीटीबी है, तो उनको वहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, और वहाँ प्रॉपर कस्टडी में जो भी ट्रीटमेंट है उनका, ओके। वो दिया जाता है। तो सर इस ऐसे केसेस में जो हमारी जुडिशरी है या हमारा लॉ है, वो उनके लिए नॉर्मल नहीं होता या कुछ लेस लीनियंट या कुछ भी नहीं होता नहीं, है? देखिए, जो हमारी कोर्ट है, कोर्ट का काम है जुडिशियल कस्टडी अलॉट करना, ओके। तो कोर्ट जुडिशियल कस्टडी में दे देती है। हम्म। उसके बाद काम आता है डॉक्टर का, फिर वो डॉक्टर के पार्ट पे है कि अच्छा। वो देखेंगे, फिर उनके लिए इनमेट नहीं है, उनके लिए वो पेशेंट है। नॉर्मल हाँ, पेशेंट है। तो वो पेशेंट के तरीके से उसको ट्रीट करेंगे। हर चीज़ के लिए स्पेसिफिक, जैसे मैंने आपको बताया, अगर डॉक्टर को लग रहा है कि भाई ये हमारे हॉस्पिटल में चीज़ें मैनेज होंगी, तो हमारे हॉस्पिटल में होंगी। उन डॉक्टर को लग रहा है कि इनको बाहर रेफ़र करना पड़ेगा, तो बाहर रेफ़र करेंगे। सर आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी अभी कि ना, जेल आप सुधार गृह नाम भी कर दिया ना, उसको सुधार गृह भी जी, बोलते जी। हैं। तो 90% जो आते हैं अंदर, वो सुधर जाते हैं या फिर क्या लगता है? मेरे हमने जहाँ तक सुना 90% तक लोग सुधर जाते हैं अंदर आके। 95% तक। 95% तक? अच्छा। हाँ, वो वहाँ से सुधर के निकलते हैं। सुधर के निकलते हैं। ओके।
क्योंकि अभी हमारे अभी जैसे डीजी साहब हैं सतीश गोलचा जी, उन्होंने बहुत से ऐसे जो रिफॉर्मेशन की वो चीज़ें वो चला रहे हैं, कंटिन्यू जी। कर रहे हैं कि देखिए हम भी चाहते हैं कि जेल में इनमेट आए तो एक तो जेल का एनवायरनमेंट पीसफुल रहे, हमें उसको एडमिनिस्ट्रेट करने में कोई दिक्कत ना हो, और दूसरा कि वो बाहर जाकर स्ट्रीमलाइन हो सके, हाँ, क्योंकि अगर वो बाहर जाकर स्ट्रीमलाइन नहीं होंगे तो अपने साथ 2 को और लेके आएंगे। ठीक बात है। तो ये तो एक गिव एंड टेक है। तो हर अधिकारी की एक ये नैतिक जिम्मेदारी भी है और अप्रोच भी रहती है कि जेल में अगर आ रहा है तो पहले उसको करेक्शन करने की हम सोचें। तो जैसे मैंने 95% लोगों की बात की, ये 95% तो वो हैं जिनको हम मैनेज कर लेते हैं, 5% लोग वो हैं जो मैनेज होना ही नहीं चाहते, तो उनके लिए ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग रहता है। अलग है। सर, जेल इसका टैग लग जाना, उसके बाद जब बंदा बाहर आता है तो समाज ना बिल्कुल उसको अलग तरीके, तू तो जेल होके आया है, ये तो जेल में था इतने टाइम तक। तो एज एन जेलर आपको, ये जो व्यूअर्स हैं हमारे या पब्लिक सेंटिमेंट, उनको आप क्या बोलोगे? क्या आपका टेक है उनको समझाने का या बताने का? ऐसा कुछ होना चाहिए या ये ठीक है ये जो चल रहा है? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जेल में हम अप टू मैक्सिमम एक्सटेंट कोशिश करते हैं उसको सुधारने की, हम्म। तो सुधार के हम उसको वापस भेजते हैं सोसाइटी में कि आप स्ट्रीम लाइन में चले जाओ। और जिस व्यक्ति ने ऑलरेडी एक बैड टाइम फेस किया हो, मुझे ऐसा लगता है वो अगर वो सुधरना चाहता है वो गलती नहीं करेगा, तो सोसाइटी को ऐसा मौका देना चाहिए कि हाँ चलो ठीक है, जो इसका पास्ट रहा उस टाइम सर्कमस्टांसेस कुछ और रहे होंगे, तो प्रेजेंट में उसको ऑब्जर्व करें। मौका मुझे लगता है सबको मिलना चाहिए, और आप उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे और उसको कोई मौका दिखेगा नहीं कि हाँ ये लोग मुझे वापस एक्सेप्ट कर रहे हैं सोसाइटी में, तो जाहिर सी बात है वो खुद को आइसोलेट फील करेगा। रीडू करेगा उस हाँ, चीज़ को। और वो रीडू करेगा, वो दोबारा क्राइम की तरफ जाएगा। तो मेरी तो अपील है सोसाइटी से कि एक मौका ज़रूर दें उन लोगों को। सर, चूँकि इतनी हाई प्रोफाइल जेल है तिहाड़, नाम बहुत पॉपुलर नाम है, यहाँ पे ना हर तरह का कैदी आता है। अभी हम बात कर रहे थे ना कि आतंकवादी भी आते हैं, फिर फॉरेन प्रिजनर्स भी आते हैं। एक तो आतंकवादी तो वैसे ही फॉरेन प्रिजनर्स हो गए, ज़्यादातर तो बाहर के ही हाँ, आते हैं। पीओके के हैं कुछ हाँ, इनमेट्स पीओके के हमारे हैं। पास। फिर कुछ बाहर के भी आते हैं जो बाहर कंट्रीज से आए हैं, उन्होंने कुछ क्राइम किया है, तो इनके साथ डीलिंग अलग होती है। हमारे जो नेशन यहाँ के प्रिजनर्स हैं, लोकल प्रिजनर्स, इनके साथ अलग होती है, नहीं सिमिलर है सबके नहीं, लिए? देखिए यूनिफॉर्म पॉलिसी है, वो डिपेंड करता है। अगर कोई फॉरेन नेशन का है तो उसके लिए हम कहीं ना कहीं अकाउंटेबल हो जाते हैं एम्बेसी को लेकर भी। तो ओके। हाँ, तो एम्बेसी की एम्बेसी को भी रिपोर्ट देनी होती है, हमारे जो पार्लियामेंट है उसके अंदर भी रिपोर्ट जाती है, पूरा बाकायदा डाटा होता है ओके। फॉरेन इनमेट्स का। ओके। पर ऐसा कुछ नहीं है कि हम बायस्ड हैं या उनको कोई एक्स्ट्रा हम फैसिलिटी देते हैं। ये आप देखेंगे जो नाइजीरियन है वो ड्रग पैडलिंग के अंदर बहुत हैं, बहुत आते हैं यहाँ। वो एयरपोर्ट से लेके हर जगह आपको देखने को मिलेंगे ड्रग पैडलिंग करते हैं, तो वो फॉरेन नेशन है कहीं ना कहीं। तो हम और वो लोग आप कभी, खैर ऐसे विजिट तो अलाउड नहीं होती, उनका जो रहन सहन है वो नॉर्मल प्रिजनर के साथ ही है अच्छा। ना, सेम बैरिक कुछ अगर हमें लगता है कि हाँ ये इसको कोई थ्रेट है तो कोशिश करते हैं हम उसको अलग शिफ्ट अलग होते करने की। हैं। वो खुद से अपील करता है, खुद से रिक्वेस्ट डालता है, या हम ऐसा ऑब्जर्व करते हैं कि इसको साथ में नहीं रखना, तो उन केसेस में उनको अलग करते हैं। पर खाना पीना रहना और सारी चीज़ें वो सबके लिए इक्वल। सर, हमने ना अभी एक वेब सीरीज़ देखी थी, ब्लैक वारंट। वो हमारे एक पुराने जेलर हैं तिहाड़ जेल के, उनके ऊपर बनी हुई है। हम उसमें देखते हैं कि एक बाहर का बंदा है जिसके पास फॉरेन पासपोर्ट है, चार्ल्स शोभराज, वो उनकी जॉब लगवा रहा है, वो उनको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दिलवा रहा है। ये सब भी संभव है या होता है या हुआ है? देखिए वो शायद जो गुप्ता जी हैं हमारे सीनियर अधिकारी रहे हैं, और जो ये सिनेरियो है शायद 1980 का है। अच्छा। अब हम 2025 में बैठकर 1980 की बातें करें और उन चीज़ों को लेकर हम क्रिटिसाइज करें कि ऐसा था वैसा था, तो मेरे हिसाब से इलॉजिकल है। जो बीत गया सो बीत गया। प्रेजेंट सिनेरियो बिल्कुल अलग है। और बात हम कर रहे हैं वेब सीरीज़ की, तो ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हमारे दर्शक भी जानते हैं कि वेब सीरीज़ और इन चीज़ों में मसाला क्रिएट किया जाता है और उसको वो परोसा ऐसे जाता है कि जिस तरह से आप देखना चाहते हैं। रियलिटी क्या है
और सामने क्या है, दोनों चीज़ों में बहुत सर फ़र्क इस केस में गुप्ता जी ने ना काफ़ी सारे पॉडकास्ट में ऑलरेडी ये चीज़ डिस्कस की हुई है कि मैं बाहर बैठा हुआ था और मुझे आकर उसने बोला कि तुम जाओ, तुम्हें ले लो ऑफर है। लेटर। देखिए ये तो अब या तो गुप्ता जी बताएंगे या चार्ल्स चोपड़ा जी बताएगा क्योंकि उस टाइम तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था जबकि वो मूवी है। ठीक है सर। दो एडजस्टेड चीज़ें हैं। एक तो कि जेल में कोई प्रोटेस्ट वगैरह भी होते हैं, छोटी छोटी हड़तालें कि मैं नहीं खा रहा, मैं हड़ताल पे हूँ, मेरा ये चीज़ें नहीं पूरी हो रही हैं मांगे। नहीं देखिए ऐसा नहीं है, हाँ कहीं कुछ केसेस में, अब तो फ़िलहाल तो नहीं, पर हाँ अभी फ़िलहाल जैसे मैं एट प्रेजेंट हाई सिक्योरिटी देख रहा हूँ, तो पहले कुछ चीज़ें ऐसी रहती थी, जैसे हमारा रूल चेंज हुआ था, पहले घर का खाना अलाउ करते थे, तो अ, तकरीबन 5 से 6 साल हो चुके हैं, बल्कि शायद ज़्यादा ही टाइम हो गया इन चीज़ों को, तो घर का खाना हमने बंद किया। द रीज़न इज़ दैट फैमिलीज़ इस तरह की एक्टिविटीज़ करती थी कि जेल के अंदर जो खाना ला रहे हैं उसके अंदर किसी तरह का नशा मिला दिया, सब्जी के अंदर सिम डाल दिया, इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिली। तो फिर हमारी जो बोर्ड ऑफ मीटिंग है, हमारे डीजी साहब ने डिसाइड किया कि हम इनको बाहर का खाना फैमिली का अलाउ नहीं करेंगे। बहुत से केसेस में ऐसे भी होता था कि नशा मिला के दे देते थे या मारने की कोशिश लेकिन करते थे। पॉइजन ऑल्सो, राइट। हाँ, पॉइजन ऑल्सो। तो डीजी साहब ने डिसाइड किया कि अब हम अलाउ नहीं करेंगे। हम्म। तो जैसे ये डिसीजन आया तो लोगों ने प्रोटेस्ट की, इनमेट्स ने प्रोटेस्ट किया, हम्म। पर धीरे धीरे उन्हें समझ में आया कि इस चीज़ को ख़त्म कराने वाले भी वही लोग हैं। मास लेवल पे तो हाँ, हाँ। तो इस तरह की सिचुएशन आती है पर वो टैकल हो जाती है। ओके। क्योंकि बाहर तो देखिए सर, जिसको मन आता है 10-12 लोग लेके बैठ जाता है प्रोटेस्ट करने के लिए, और मौलिक अधिकार है तो रोक भी नहीं सकते हैं। हाँ देखिए, रोक नहीं सकते, पर जेल के अंदर अभी फ़िलहाल जो हैं इतनी फैसिलिटीज़ जितनी उनको बेसिक मिलनी चाहिए, और वो उन्हें पता है कि जेल के अंदर उन्हें खाना क्या मिलेगा, सोना क्या मिलेगा, उससे ज़्यादा अगर वो कुछ ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उन्हें पता है लॉजिकल है, और जो बेसिक नीड है वो हमें देनी है। तो इस तरह के क्लैशेस हमें देखने को नहीं मिलते। सर पुरानी अमिताभ बच्चन की फिल्मों में आता था जेल की पतली दाल, इसका क्या सीन है सर? ये कोई डिसाइड है जेल के अंदर कि इस क्वालिटी का खाना मिलेगा, या देखिए कंट्रोल करती है देखिए जेल? जो जेल के अंदर है वो तो अभी जैसे हम ब्लैक वारंट की बात कर रहे थे, तो वो तो एक मसाला है। हम्म। एक्चुअल में जेल के अंदर जो खाना मिलता है वो पहले प्रॉपर जो वहाँ जेलर होगा वो चेक करेगा, अच्छा। वो सिग्नेचर करेगा। जो डॉक्टर होगा, डॉक्टर एज पर न्यूट्रिशन वैल्यू चेक करेगा। ओहो। हाँ, दोनों को चेक करने के बाद फिर वो खाना बंटने जाता है। और जो भी हमारे जो रॉ फूड है, जैसे दाल की हम बात कर रहे हैं, दाल हैं या वेजिटेबल्स हैं, सबके प्रॉपर टेंडर होते हैं। अभी जैसे हम मदर डेयरी से हमारा टेंडर है, ओ भाई। मदर डेयरी की सब्जियां जेल के अंदर आती हैं। टाइम टू टाइम इसको मॉनिटर करने के लिए हमारे जो डीजी साहब हैं उनकी टीम है, वो जेल विज़िट करती है। उनका ड्रॉप बॉक्स है, कंप्लेंट ड्रॉप बॉक्स, वो आता है। किसी कैदी की ऐसी समस्या है तो उसके अंदर वो ड्रॉप करता है। ओके। हर महीने हमारे जेल विजिटिंग जज, जो एडिशनल सेशन जज रैंक के अधिकारी होते हैं, वो विज़िट करते हैं, पर्सनली इंटरेक्शन करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा लूप होल है कि रियलिटी कुछ है और हो कुछ रहा है। तो भैया ये समझ लो कि जो अमिताभ बच्चन पतीला फेंक देता था ना कि ये खाना ख़राब है मैं नहीं खाऊंगा, ये सिनेरियो गया। अभी जेल में सब चीज़ें चेक होती हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू के हिसाब से खाना देते हैं। जेल में मारने की कोशिश नहीं करते हैं, आपको सुधारने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल। सर जेल के अंदर क्या आप लोग जैसे एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग देते हो? हमने देखा है ना कि कोई चेयर बना रहा है, लकड़ियाँ काट रहा है, कोई कोई खाना बना रहा है, कोई नक्काशी वगैरह का काम भी करवाते हैं, बुनकरी का काम कराते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है जेल के अंदर? एग्जैक्टली पूरी ट्रेनिंग होती है। जेल के अंदर 3 कैटेगरी हैं। अच्छा। अनस्किल्ड, अनस्किल्ड मतलब कोई इनमेट आया, अब आप ये मानकर चलिए कोई 20 साल का लड़का जेल के अंदर बंद होके तो आता है, अनस्किल्ड होगा, हाँ। अनस्किल्ड है, और उसको 10 साल बाद छूटना भी है। 20 से 30 साल की एज में उसने जेल में कुछ नहीं किया, बाहर जाके वो कैसे रिहेबिलिट करेगा? तो इस 10 साल की जिम्मेदारी तिहाड़ जेल लेता है। 10 साल में उसको हम अनस्किल्ड से सेमी स्किल्ड में लेकर आते हैं, सेमी स्किल्ड से स्किल्ड में लेकर जाते हैं, कि वो 10 साल बाद जब बाहर जाए, जो बात हमने की, सोसाइटी एक्सेप्ट कब करेगी? आप कुछ तो अपना टैलेंट दिखाएंगे, आप काम मांगने जाएंगे, आपको ब्रश बनाना आता हो, चप्पल बनानी आती हो, या
चेयर बनाना आता हो, कुछ तो आपके अंदर हो। तो अनस्किल्ड से हम शुरू करते हैं, सेमी पर लेकर जाते हैं, स्किल्ड पर लेके जाते हैं, और फिर वो बाहर उसका हुनर है, वो बाहर जाकर किस तरह से। इसके लिए सर ट्रेनर्स बुलाते हैं बाहर से? एग्जैक्टली, टाइम टू टाइम हम, जैसे मैंने बताया, बहुत सी जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे IOCL है या और भी हैं, तो उन लोगों से हम कोलैबोरेट करते हैं, वो अपने ट्रेनर्स भेजते हैं। कुछ NGOs हैं, कुछ हमारे DG साहब अपने माध्यम से, उन्हें लगता है कि हाँ ये मेरे को स्किल डेवलपमेंट चलाना चाहिए, तो कुछ वो करते हैं। हमने देखा ना सर, संजू मूवी में आया था, वो जेल के अंदर से संजय दत्त रेडियो चला रहे हैं, अपना रेडियो शो होस्ट कर रहे हैं, और ये उनकी बायोपिक में भी है, और उन्होंने भी बोला है कि हाँ ये मैंने किया है एक्चुअल सच में। तो ऐसा ऐसा भी होता है कि इस लेवल पे भी सुविधाएं हैं कि आप रेडियो एड्रेस कर सकते हो? देखिए, जो जेल है, जेल में ये जो कंसेप्ट है, मुझे लगता है जेल से बिल्कुल एक्चुअल उठाया गया है। और म्यूज़िक एक अपने आप में थेरेपी है, हाँ, हीलिंग थेरेपी स्ट्रेस है। बस्टर है, हीलिंग थेरेपी है, आपको कूल करता है, रिलैक्स करता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये प्रपोजल आज से तकरीबन 10-12 साल हो चुके। तो तिहाड़ ने अपना FM चालू किया, ओहो। और जो सुबह मॉर्निंग में और शाम को 3-4 बजे के आसपास, वो डिपेंड करता है हर जेल के ऊपर, तो 2 घंटे का प्रोग्राम, मॉर्निंग में, इवनिंग में, और इनके होस्ट भी हमारे इनमेट होते हैं। कैदी हैं। हाँ, उसका आप देखिए, स्किल डेवलपमेंट भी हो रहा है मनोरंजन और भी हो रहा है। मनोरंजन भी हो रहा है। बीच बीच में हम ड्राइव चलाते हैं कि जैसे आज वार्ड नंबर 1 को हमने बॉक्स दे दिया कि अपनी पसंद के गाने बताओ, तो उनको हम वेट करते हैं, ऐसे ही बदमाशी, बंदूक, घोड़ा, पिस्टल, ये नहीं, जो अच्छे गाने हमें लगता है कि वो सुनना चाहते हैं, तो वो FM पे हम प्ले भी करते हैं। एक ना पैरोल का सिस्टम है, हमने देखा ना बहुत सारे क्रिमिनल, हमने यही चीज़ संजू मूवी में भी देखी है कि बहुत बार ना वो अंदर जाते हैं, फिर कुछ दिन की पैरोल लेके बाहर आते हैं, फिर अंदर जाते हैं, फिर पैरोल, ऐसे करके उनकी पूरी सज़ा कट जाती है। तो ये पैरोल का क्या सिस्टम है? देखिए, पैरोल का जो सिस्टम है, कोई भी इनमेट जब अपनी जो उसका कन्विक्शन है, उसका 2/3 पोर्शन जेल में काट चुका है, सपोज दैट कि किसी को 14 साल की सजा है, ठीक है। और वो 12 साल जेल में काट चुका है, और पिछले 3 साल का उसका रिकॉर्ड अच्छा है, और हमें ऐसा लगता है कि इसके बाहर जाने से किसी को कोई नुकसान नहीं है जी। और इसको भी कोई नुकसान नहीं है, तो वो अपनी अर्जी लगाता है कि किस बेसिस पे वो जाना चाहता है। अगर वो एलिजिबल है तो हम उसको अलाउ करते हैं, और कहीं ना कहीं ये हमारे जेल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बड़ा फेवरेबल भी है। जो लोग चाहते हैं कि बाहर हम जाकर कुछ दिन, जैसे 1 साल में 3 पैरोल होती हैं, एक 21 दिन की पहली, फिर 15-15 दिन की 2, तो इनको वो छुट्टी बोलते हैं कि मेरी छुट्टी मंजूर हो गई। तो जो इनमेट्स एलिजिबल हो जाते हैं, वो जेल में बिल्कुल एक इतना अच्छा माहौल बनाकर रखते हैं कि हमें जेल चलाने में बहुत आसानी होती है। और उनको देखते हुए, जो कहते हैं ना, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग तो बदलता है, बाकी भी सुधर जाते हैं। बाकी लोगों में भी सुधार आता है कि कल को मेरी छुट्टी भी मंजूर होगी और मैं भी इस तरह घर जाऊंगा। कि कई बार ऐसा होता है ना कि आप एक पॉलिटिशियन है जिसको आप अंदर बाहर सैल्यूट कर रहे थे, आपको बाहर मिले, ऑन ड्यूटी मिले, आप उसे सैल्यूट कर रहे हैं, उसी पॉलिटिशियन को जेल हो गई अभी, ऐसा कोई केस फेस किया है आपने अपनी लाइफ में? नहीं, ऐसे मेरे पास कस्टडी थी अपने जितेंद्र तोमर जी की थी। अच्छा, ठीक है। हाँ, जितेंद्र तोमर जी कानून मंत्री थे दिल्ली सरकार में शायद। हाँ, मेरे को मिनिस्ट्री उनकी याद नहीं है क्या मिनिस्ट्री थी, 2000 शायद 15-16 की बात जी है। बिल्कुल। हाँ, वो कहीं वेस्ट दिल्ली से हैं। जी। पर देखिए, जो भी एक सेंसिबल प्रिजनर होगा ना, मुझे ऐसा लगता है कि उसको अपनी खुद की प्रेस्टीज बहुत प्यारी होती है, तो वो जेल में इस तरह की एक्टिविटी नहीं करता कि एक बॉसी नेचर दिखाए या कुछ वो चीज़ें वो करें, क्योंकि जो एक इज्जतदार व्यक्ति है उसको पता है कि 1 मिनट में बेइज्जती हो जाती है। बेइज्जती हो जाएगी। हाँ, ठीक है। तो उन्हें भी अपना दायरा पता है कि उनको कहाँ तक रहना है, और स्टाफ को भी दायरा पता है। अब आप कोई आप सामने शालीन व्यक्ति, सभ्य व्यक्ति देख रहे हैं, तो आप उससे तू तड़ाक नहीं करेंगे जब तक वो बदतमीजी आपसे नहीं कर रहा, आप भी नहीं करेंगे। तो ये कि दायरा दोनों साइड से बना रहता है। तो उनकी तोमर जी की कस्टडी थी मेरे पास, तो मैंने उनका चाल चलन देखा, मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा। इससे पहले चौटाला, अजय, वो शायद अजय चौटाला नाम था उनका, उनकी कस्टडी मेरे पास रही जेल नंबर 2 में, तो उनका चाल चलन भी बिल्कुल ऐसा था।
और सर इनको सबको एक साथ रखते हैं नॉर्मल कैदियों के साथ? वो डिपेंड करता है कि ये कैसे रहना चाहते हैं, और हमें बहुत सारे फैक्टर हैं, हमें देखना पड़ता है कि उनकी सबसे, देखिए प्रिजन का मोटो होता है सेफ एंड सिक्योर कस्टडी सबसे पहले। करेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हमें उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी देखनी है कि उसकी तो हैम्पर नहीं हो रही या किसी और की हैम्पर तो नहीं हो रही। फिर बाकी फैक्टर्स पे हम जाते हैं कि भाई इसको इनके साथ रखना ठीक है, या इसको ये बैरिक में इनके साथ जो बाकी लोग होंगे वो किस तरह के लोग होंगे, वो फैक्टर सारे बात के हैं। सर एक कॉमन मिथ है लोगों में, मुझे भी यही मिथ है अभी तक तो, कि जो सज़ा होती है, लेट सपोज आपको 14 साल की सज़ा हो गई, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गई, तो क्या दिन रात 12-12 घंटे काउंट होते हैं, तो मतलब वो 7 साल की हो जाती है कैसे? देखिए ये एक मिथ है कि जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है वो 14 साल है। ऐसा कहीं भी नहीं है, ये स्टेट का विषय है। ठीक है। कई जगह 14, कई जगह 16, 18, 20। 14 साल बाद केस एलिजिबल होता है एसआरबी के लिए, सेंटेंस रिव्यूइंग बोर्ड। अच्छा। उस बोर्ड के अंदर जो मेंबर्स हैं वो केस को पूरा एग्जामिन करते हैं कि ओके। किस सर्कमस्टांसिस में इसने ये केस किया, एट प्रेजेंट इसकी क्या कंडीशन है, सोसाइटी में इसको छोड़ा जाए या ना छोड़ा जाए, या जो विक्टिम है विक्टिम को ये दोबारा नुकसान पहुंचाएगा, विक्टिम की कंडीशन क्या है, इसकी फैमिली की कंडीशन क्या है। तो ये सारे फैक्टर्स देख के एक मेरिट जिसको बोलते हैं, ठीक है। मेरिट के आधार पर डिसाइड होता है कि 14 साल बाद उसको छोड़ा जाए। नहीं छोड़ते तो फिर दोबारा 15 साल बाद फिर उसका केस जाता है। ओके। इस तरह से है। और 12 साल बाद, जो जैसा मैंने आपको बताया, 12 साल बाद उनकी पैरोल फरलो शुरू हो जाती है। फॉलो शुरू हो जाता है। हाँ, तो ऐसा सर्टेन कहीं नहीं है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब 14 साल। और ये जो पीरियड है सर, तो मान लीजिए 12 है, 14, वट एवर पीरियड इज, ये आधा आधा 12-12 घंटे नहीं के नहीं, हिसाब से 24 काउंट? घंटे के हिसाब से काउंट होगा। अच्छा। डेट पूरी चलती है। अच्छा, डेट के हिसाब से काउंट डेट के होता है। हिसाब से। सर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मैं जा रहा हूँ और मेरे पास ना एक पुलिस वाला बैठा है, एक आर्मी वाला बैठा है, एक ट्रैफिक वाला बैठा है। तो मैं ना ट्रैफिक और पुलिस वाले के साथ सेफ फील नहीं करता हूँ, मैं आर्मी वाले के साथ बहुत सेफ फील करता हूँ, या ज़्यादा सेफ फील करता हूँ। ऐसी फिनोमेना क्यों है लोगों के दिमाग में? देखिए ये तो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। लोगों के जो पुलिस है, पुलिस थोड़ा नज़दीक रहती है, क्लोज रहती है, तो उनसे एक्सपीरियंसेस कुछ अलग हैं। जो आर्मी है, आर्मी यूनिफॉर्म है, तो वो बॉर्डर्स पर है, और लोगों को लगता है कि हाँ एक्चुअल में अभी पीछे इंसिडेंट भी हमने देखे, जैसे जो इंटरनेशनल वॉर्स हैं उसमें आर्मी जाहिर सी बात है हमें प्रोटेक्ट करती है। तो एक अलग से एक देश प्रेम देश कहीं ना प्रेम कहीं आता उनके है। लिए रहता है। जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस पुलिस के साथ लोगों के बिटर होते हैं इस वजह से। जनरली। हाँ, क्योंकि ऐसा देखिए, मेरा आपसे झगड़ा हो जाए, अभी सपोज एट हमारा झगड़ा शुरू हो जाए, आप मेरे को कुछ भी अब्यूज़ करना शुरू कर दें, और मैं बदले में आपको स्लैप कर दूं या फिजिकली आपको हर्ट कर दूं, तो एक तरह से मैं अपनी जगह ठीक था कि भाई आपने मुझे प्रोवोक किया, पहले मैं हाँ, प्रोवोक किया। तो मैं अपनी जगह ठीक हूँ, आप अपनी जगह ठीक हो कि मैंने आपको मारा। पुलिस आएगी, जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं मेरे ऊपर जो भी चार्जेस लगेंगे वो लगेंगे मारपीट के, तो पर मैं ठीक था, प्रोवोक आपने किया। तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस रहते हैं पर्सनली। लोगों को ऐसा लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक है, पर उनसे हो जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, पर ऐसा नहीं है। अब सिनेरियो बहुत चेंज हुआ है। बहुत से केसेस हम देखते हैं, बहुत अच्छे हमारे सीनियर अधिकारी हैं जो काम कर रहे हैं, और केसेस क्रैक होते हैं तो लोगों का विश्वास भी है। सर एक सरकारी डेटा है, मतलब कि आप भारत की जेलें जो हैं वो 31% से ज़्यादा क्राउडेड हैं, ओवर क्राउडेड हैं। तो इसके लिए सरकार या जेल प्रशासन कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कैसे देखिए, करेगा? बिल्कुल हाँ, अब आज से तकरीबन 8 साल पहले तक ये जो परेशानी थी वो दिल्ली तिहाड़ जेल में भी थी। तो उसको देखते हुए अभी हमने मंडोली में जेल कॉम्प्लेक्स नया बनाया, जिसमें 6 जेलें हमने बनाई हैं, और जिसकी तकरीबन 2,500 की अभी स्ट्रेंथ है। इसके अलावा अभी हमारा एक अलग जेल नरेला में और बपरोला में, 2 अलग अलग जगह पर जो ज़मीनें हैं वो एक्वायर हो चुकी हैं, और वहाँ पर भी काम चल रहा है। तो ये डीकंजेशन का जहाँ जहाँ अलॉटमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि गवर्नमेंट का विषय है, कोई प्राइवेट लैंड तो नहीं है, तो गवर्नमेंट ने जहाँ लैंड दी हुई है उन प्रोजेक्ट्स पे काम चल वही रहा है। बनेगा। हाँ, डीकंजेशन काफ़ी हद तक हो भी चुका है। सर 2012 में ना निर्भया कांड हुआ, निर्भया केस हुआ,
कहीं ना सर पहले दिन से हमको पता था कि इन लोगों ने, क्यों पकड़े गए थे सारे 2 या 4-10 दिन की डेडलाइन में पकड़े गए थे, और काफ़ी लोगों ने इनमें से कुछ लोगों ने तो अपने आप को वो कर लिया था कि स्वीकार कर लिया था कि हमने किया है। फिर भी सर वो जस्टिस आने में 8 साल लग गए। 8 साल तक ट्रायल चला, वो चला। तो ऐसे में जो जेल है वो इन बंदों को कैसे ट्रीट करती है? सिमिलर ट्रीटमेंट करती है सबके जैसा? हाँ देखिए, जैसा मैंने बताया, सबसे पहले ट्रायल कोर्ट होती है। हम्म ट्रायल कोर्ट में कन्विक्शन, यस नो जो भी होता है, हम्म उसके बाद फिर अपीलेंट कोर्ट आती है, हाई कोर्ट आती है। हम्म हाई कोर्ट में डिसीजन डिपेंड करता है, अगर वो हेल्ड हो गया तो ठीक है, उसको चैलेंज भी करते हैं, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स कोर्ट हमारी हम्म आती है। तो इनके केसेस में ये तीनों फेस रहे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको गिल्टी किया। उसके बाद मर्सी पिटीशन आती है, हमारे राष्ट्रपति महोदय उसको मर्सी को डिसाइड करते हैं। हम्म तो रिव्यू पिटीशन आती है। तो इस सारे प्रोसीजर में देखिए, जो हमारा भारतीय जो कानून है, हम्म ये अपने आप में एग्जाम्पल वो क्रिएट करता है, चाहे वो इसका केस हो, दामनी वाला केस हो, या हम अभी कसाब का केस अगर आपने देखा होगा। इन केसेस में टाइम बेशक 5 से 7 या 8 साल लगा, पर हमने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया कि कोई लूप होल नहीं है। जो एक्यूज्ड है, फेयर ट्रायल कर रहे हाँ, हैं। फेयर ट्रायल किया, एक्यूज्ड को पूरी लिबर्टी दी गई, हर एंगल से, हर तरीके से वो अपना पक्ष, या निर्दोष हम कहेंगे, निर्दोष वो साबित कर सकते हैं तो करें। हो सकता है कि लोअर कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट से 1% कोई गलती हो जाए, उसको रेक्टिफाई करने के लिए हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट को रेक्टिफाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट है। तो एक पूरा प्रोसीजर है। ठीक है। लेकिन सर मेरा सवाल जो ज़्यादा है ना, इमोशनल एंगल पे है ये वाला, कि अभी तो पुलिस को भी पता है ना, जेल प्रशासन को पता है, अगले ने कन्विक्ट कर लिया कि मैंने किया है ये काम, मैंने ये गलत काम किया, मैंने ये रेप किया है। तो ऐसा अगर उसने कन्विक्ट कर लिया है, तो जो वहाँ अंदर अधिकारी हैं या उनके सेंटिमेंट चेंज होते हैं ऐसे लोगों के लिए कि नहीं होते हैं? नहीं देखिए, आप इस पे ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ा केस था। तो हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। कन्विक्ट्स तो सभी कन्विक्ट हैं, चाहे वो 376 का है या 302 का है। ओके। तो इस तरह के तो बहुत केसेस हैं, डेली एक दो कन्विक्शन मिलती हैं, एक दो लोग रिलीज भी होते हैं। तो ये तो हमारा पार्ट ऑफ जॉब है। सर एक केस और हुआ था, डॉक्टर थी हैदराबाद की, उनके साथ रेप हुआ, और उनके अक्यूज़ जो थे उनको ऑन स्पॉट जब पकड़ा तो उनको एनकाउंटर कर दिया। उनके साथ एक आईपीएस भी थे, आई डोंट रिमेंबर द नेम, उनका नाम भी जुड़ा था। तो ये इंस्टेंट जस्टिस जो है बाय द पुलिस, आप क्या कहते हो, ये ठीक था या ये ठीक है या नहीं होना चाहिए? देखिए, मैं अगर अपनी पर्सनल एक अप्रोच की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम के लिए तो वो ठीक है। अच्छा। हाँ, पर अगर एक जैसे अभी इस लंबे ट्रायल की हम बात कर रहे लीगल थे, अप्रोच की हाँ, बात करें, लीगल अप्रोच की हम बात करें, तो एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए सोसाइटी में कि और लोग भी रिफ्रेन हो फिर वो कि गलत। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रोसीजर वो, अब क्या सरकमस्टांसेस रहे, वो उनका क्या एनकाउंटर करने की स्थिति क्यों आई, वो भाग रहे थे, नहीं भाग रहे थे, क्या चीज़ें थी। मे बी, हाँ। हाँ, तो बहुत सारे फैक्टर हैं, वो डिपेंड करता है कि क्या केस है, क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं। उस केस में ना तो सर सोसाइटी प्रेशर इतना ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था, कि इनको पकड़ो पकड़ो, इनको पकड़ो, और देखते ही गोली मार दो। प्रोटेस्ट चल रहे थे बहुत सारे। तो मे भी शायद वो मॉरल और सोसाइटी प्रेशर भी काम करता है पुलिस के ऊपर। अब देखिए, हैदराबाद की घटना है, तो यहाँ दिल्ली बैठ के मैं नहीं उस पर टिप्पणी दे पाऊंगा, और मेरे को सीरियसली वो याद भी नहीं है कि आप कौन सा इंसिडेंट आप बता रहे हैं, पर मैं जाकर ज़रूर देखूंगा। गूगल कीजिएगा सर। जी। सर अभी मैं इसको ना एंड की तरफ ले जा रहा हूँ, मेरे को आपसे कुछ पर्सनल चीज़ें पूछनी है। एक तो ये कि सर जब आपका एक बीच में इंसिडेंट वायरल हुआ था, जहाँ पे ना आपको बोला गया था, शायद निलंबन हुआ था, सस्पेंड हुआ था, क्या हुआ था, कि पिस्टल लहरा रहे थे वो हवा में, कुछ तो हुआ था। तो वो क्या सच में ऐसा हुआ था, क्या था वो केस? देखिए, सोशल मीडिया के प्रॉस एंड कॉन्स दोनों हैं। हाँ। और जो वो कहते हैं कि जब आपका नाम होता है तो कहीं ना कहीं बदनाम भी होते हैं, और जो और फैक्टर्स। जल्दी होता है। हाँ, और मुझे पर्सनली उस केस में ऐसा लगा कि जो लोग आपकी तरह नहीं बन सकते, हम्म तो वो कीचड़ उछालेंगे। और वो उस केस के अंदर भी ऐसा ही रहा। एक कोई मॉर्फ वीडियो सोशल मीडिया पे वो ट्रेंड किया, हम्म और मीडिया को मसाला चाहिए, हाँ, कि भाई दीपक शर्मा जेलर को घेर लो। हम्म तो घेरने की कोशिश की गई, पर ऑन ग्राउंड की अगर हम बात करें हम्म तो इसमें जो पुलिस ने इंटरवेंशन भी किया, हम्म जो लोकल थाना था सीमापुरी, हम्म उन्होंने पूरी अच्छे से जांच पड़ताल की। मैंने पूरा कोऑपरेट किया कि ठीक है, आप
आपको जैसे भी जो मेरे से सवाल करने आप सवाल कीजिए। वेरी गुड। जो पार्टी ऑर्गेनाइज़र था उनसे सवाल किए गए, मेरे साथ जो लोग वो दिखा रहे थे वीडियो में उनसे सवाल किए गए, पर वो कहते हैं साँच को आँच नहीं। तो आपका पक्ष पूरा सुना गया आप हाँ लोगों एग्जैक्टली में, है ना? देखिए मीडिया में जो भी चीज़ें चल रही थी वो अलग थी, हम्म। पर अंदर एक्चुअल में रियलिटी में क्या चल रहा है वो चीज़ें मीडिया में है ही नहीं। तो पर ठीक है, उनको अपना टीआरपी मिल रही थी, वो खुश थे। सर, जेलर बनने के लिए आप फिटनेस फ्रीक बने या फिटनेस फ्रीक बनने के बाद जेलर बने? नहीं, पहले मैं जेलर बना, फिर फिटनेस फ्रीक। फिर उसके बाद में 2013 में मैंने फिटनेस की तरफ कदम तो रखा। फिटनेस फ्रीक होना एक चीज़, इतनी खतरनाक अच्छी बॉडी कैसे बनाई आपने? देखिए डेडिकेशन है मेरी, हमेशा कोशिश रहती है कि टाइम को यूटिलाइज करने की। जी। हाँ, और मेरे को ऐसा लगता है कि 24 घंटे अगर हैं तो उन 24 घंटे को हमें यूज़ करना चाहिए। हम्म। सोशल मीडिया मैं चलाता हूँ, हम्म। पर मैं इसमें कभी टाइम वेस्ट नहीं करता। आपने भी देखा होगा, शायद पिछले 3 घंटे से मैं आपके स्टूडियो में हूँ, तो फ़ोन सिर्फ अगर काम के लिए लिया तो लिया। लेकिन लोग मैं अक्सर देखता हूँ मेट्रो में बैठे हैं या एक कमरे के अंदर भी बैठे हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो अपना एक तरह से टाइम ख़राब कर रहे हैं। तो मैं हमेशा कोशिश मेरी रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइफ में कुछ अचीव करने की कोशिश करो। जैसे आप बात कर रहे थे शुरू में यूपीएससी की और चीज़ों की, तो ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी एक ही जगह ख़त्म हो जाती है। अब मैंने अपना फिटनेस का एक अलग वो बनाया, और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें मैं अच्छा कर रहा हूँ। वेरी गुड। और ये भी पैरेलली चल रहा है, फिटनेस भी चल रहा है। बहुत से यूथ हैं, यंगस्टर हैं, वो मोटिवेट भी होते हैं। मेरा अपना जिम है, वहाँ पर भी इंस्पिरेशन लेते हैं। ओहो, कोचिंग भी मैं करता हूँ नए बच्चों की। बहुत बढ़िया। बीइंग अ जेलर, आप जेल में हो, जेल की इतनी सारा स्टाफ है, प्रशासन है, तो सर अपनी वर्क लाइफ बैलेंस, इतना जिम करना है, ऐसी बॉडी बनाना, या फिर और चलिए जिनकी बॉडी नहीं भी है, मैं तो कहता हूँ आपके जेल में और भी स्टाफ है, तो ये वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मैनेज करते हैं? इसके स्ट्रेस के लिए भी गवर्नमेंट काम करती है? देखिए हाँ, अब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं अगर आप अच्छी पॉजिटिव चीज़ें अगर आप सोसाइटी के अंदर दे रहे हैं, तो आपकी जो सीनियर्स हैं वो हमेशा आपको पुश फॉरवर्ड करेंगे। अच्छा। मैंने 2020 से इसमें ज़्यादा एक्टिवली काम करना शुरू किया था। ठीक है। उसके बाद मैं शो करके भी आया एक डिस्कवरी चैनल पे, इंडियाज़ अल्टीमेट वॉरियर, ओहो। विदुत जामवाल, अक्षय कुमार के साथ मैंने शो किया। कॉम्बैट शो था। ऑसम, ऑसम। मैं पहला ऐसा अधिकारी रहा जो दिल्ली तिहाड़ जेल को 4 कंट्रीज़ में, मैं कहूँगा इंडिया, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, डिस्कवरी पे आना अपने आप में एक अचीवमेंट है। बधाई हो सर। ये आजकल लोग तो ये बिग बॉस और इसमें घूमते, ये इनका जीवन यहीं ख़त्म हो जाता है कि मैंने बिग बॉस जाना है। तो इससे बड़ा तो मैं करके आ चुका। तो आपकी जो सीनियर्स हैं ना वो अप्रिशिएट करते हैं अगर आप सही काम कर रहे हैं। निर्भया वाली जिम्मेदारी भी मेरे को दी गई थी फांसी की, वो सिर्फ इसीलिए दी गई थी कि मैंने उनका भरोसा जीता अपने अधिकारियों का। मेरे को स्पेशली अपॉइंट किया गया था, मंडोली से 3 दिन के लिए तिहाड़ भेजा था उस फांसी के एग्जीक्यूशन के लिए। शर्मा जी, क्या माइंडसेट होता है जब आप इतने, आपने कितनी फांसियाँ कराई हैं अभी तक? अभी तक तो मैंने 4 कराई हैं, और मतलब एक एक ही टाइम में 4, और अच्छा, एक ही बार में? एक ही बार में। और ये जो 4 फांसी हैं, फांसी के टाइम पे एक जेलर और एक दीपक शर्मा जी पर्सनल लेवल पे, इनका क्या माइंडसेट होता है? कैसा माइंडसेट होता है कि ये मैं लटका रहा हूँ किसी को अभी? देखिए वो काम है मेरा, और मुझे लगता है कि अगर जिम्मेदारी दी गई है तो उसको एक प्रॉपर तरीके से, कि उसके अंदर कोई कमी ना रह जाए। और वो ये वाला केस बिल्कुल ऐसा केस था, सबके सेंटिमेंट जुड़े थे, इंटरनेशनल केस था एक तरह से। तो मेरे बॉस ने, हमारे डीजी थे संदीप गोयल साहब, अगर उन्होंने इस काबिल समझा है तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि यार आप किसी दूसरे अधिकारी ने आप पे भरोसा किया, उसका भरोसा नहीं टूटना चाहिए। हम्म। और ये फांसी तो 2020 में दी थी, तो और 2009 में मैं भर्ती हो गया था। तो 10 साल में तो दीपक शर्मा और जेलर ये बहुत अलग हो चुके हैं। अब जो मेरा ऑफिस का काम है वो ऑफिस में रहता है, उसके बाद बाहर में जाता हूँ, मैं जिम करता हूँ, एंजॉय करता हूँ, इवेंट्स करता हूँ, बहुत अच्छी बात है। बाकी चीज़ें करता हूँ। तो शुरू में था इम्बैलेंस, शुरू में लगता था कि हाँ चीज़ें रात को लेटे हैं, सोच रहे हैं यार उसने ऐसा कर दिया, नहीं करना था। वो पहले मल्टीप्लाई चलता था दिमाग में, पर अब बिल्कुल सॉर्टेड है। बहुत बढ़िया। शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आप हमारे शो पे आए। आपने ना बहुत सारी चीज़ें क्लियर करी हैं, बहुत सारे छोटे छोटे ना मिसकंसेप्शंस थे हम लोगों को, वो क्लियर करें। होपफुली ऑडियंस को इसमें बहुत सारी वैल्यू मिली होगी, बहुत सारा उनको समझने को मिला होगा कि जेल के अंदर की दुनिया अब वैसी नहीं है जैसी हम 90s की मूवीज़ में देखा करते थे। एग्जैक्टली।
तो अच्छा है कि हमको ये जानने को मिला। तो दोस्तों, जो अभी तक आपने हमारा तकरीबन 1 घंटे का इंटरेक्शन देखा इस पॉडकास्ट लिविंग वायरल के माध्यम से, मैंने कोशिश की जो फैक्ट्स हैं, रियलिटीज़ हैं, जेल को लेके जो मिसकंसेप्शन आप मीडिया में, सोशल मीडिया में या OTT प्लेटफॉर्म्स पे आप देख रहे हैं, वो अलग है, रियलिटी कुछ और है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा ये हेल्दी सेशन, जो फैक्चुअल सेशन भी रहा लिविंग वायरल का, ये पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया है तो आप लिविंग वायरल के इस पेज को, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जुड़े रहें इस तरह के फैक्चुअल डिस्कशन के लिए।